नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को न देश में चैन है और न ही विदेश में आराम है। देश में उन पर सवाल हैं और विदेश में उन पर बवाल है। कल हमने यहां चर्चा की थी कि कैसे अमेरिका के कम से कम 75 सांसदों ने पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे का विरोध किया है। न्यूयॉर्क में हाउडी डेमोक्रेसी का आयोजन करके मोदी जी को लोकतांत्रिक कर्तव्यों की याद दिलाई जा रही है और अब एक नई तस्वीर न्यूयॉर्क से ही सामने आई है। न्यूयॉर्क की सड़कों पर दरअसल घूम रहे कई ट्रकों की स्क्रीन पर शर्जिल इमाम, सिद्दीक कप्पन, खालिद सैफी, उमर खालिद, देवांगना, नताशा, अखिल, इशरत जहां, आसिफ, स्टैन स्वामी, ऐसे कई लोगों की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। दोस्तों, महिला पहलवानों के प्रदर्शन को दिखाया जा रहा है। इन तस्वीरों के जरिए कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि जो बाइडन मोदी से पूछो, उन तस्वीरों में लिखा गया है, ये जो आप देख रहे हैं राइट साइड में, जो बाइडन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनसे कहा जा रहा है कि जो बाइडन मोदी से पूछो क्यों सैकड़ों मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को जेल में रखा गया है और उनको मूल अधिकारों से क्यों वंचित रखा जा रहा है। आप जानते ही हैं कि इन तस्वीरों में जो चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं भारत में लोकतंत्र पर पड़ी चोट को जाहिर करते हैं और ऐसी हर चोट पर पीएम नरेंद्र मोदी की अब तक की चुप्पी रही है। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। देश में उनसे इन मसलों पर कई बार सवाल पूछे गए, लेकिन मोदी जी ने जवाब नहीं दिया। मगर अब न्यूयॉर्क की सड़कों पर उन सवालों को उठाया जा रहा है। मोदी जी की इतनी किरकिरी काफी नहीं थी कि बुधवार को अमेरिका के प्रमुख अंग्रेजी अखबार वाशिंगटन पोस्ट में एक पूरे पेज का विज्ञापन प्रकाशित हुआ, जिसमें भारत में प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़े मुद्दों को लेकर कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट और उनके सहयोगियों की सुरक्षा समिति के जरिए उन घटनाओं का जिक्र है जिनमें मीडिया की आवाज को दबाने का काम किया गया है। उस विज्ञापन को जरा ले आइए स्क्रीन पर। उस विज्ञापन के जरिए आपको हम दिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। ये देखिए, ये विज्ञापन है, ये वाशिंगटन पोस्ट में ये विज्ञापन दिया गया है, जिसमें आप देखिए 1 2 3 4 5 6 फोटो है और प्रेस फ्रीडम इज अंडर अटैक इन इंडिया। इसमें जो लिखा गया है वही आवाज दबाने की कोशिश। इस विज्ञापन में भारत में हिरासत में लिए गए 6 पत्रकारों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिनमें आसिफ सुल्तान हैं, गौतम नवलखा हैं, सजाद गुल हैं, फाद शाह हैं, रुपेश कुमार सिंह और इरफान महराज शामिल हैं। ये 6 हैं और जिनका जिक्र और जिनकी तस्वीरें यहाँ आप देख रहे हैं। वाशिंगटन पोस्ट में सुबह सुबह ये विज्ञापन छाप करके ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी की गई है। आप देखें, अगर समझें तो विज्ञापन में कहा गया है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, फिर भी ये मीडिया के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक है। प्रेस की स्वतंत्रता खतरे में है। पत्रकारों को हिंसा, उत्पीड़न, फर्जी मुकदमों और सोशल मीडिया पर नफरत का सामना करना पड़ रहा है। भारत के किसी प्रधानमंत्री के साथ ऐसा व्यवहार अमेरिका में दोस्तों अब तक नहीं हुआ होगा। और मोदी जी तो इस बार राजकीय अतिथि हैं, स्टेट गेस्ट हैं। वो दूसरी बार अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन आपको याद दिला दूं कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सीनेट को संबोधित किया था तो किस तरह उनके भाषण पर न केवल तालियां गूंजी थीं कई मिनट तक, बल्कि कई सीनेटर उनसे ऑटोग्राफ लेने आ गए थे। जरा इस तस्वीर को देख लीजिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह सीनेट को संबोधित कर रहे थे, दोनों सदनों को, और सब खड़े होकर के तालियों से उनका स्वागत कर रहे थे जब उन्होंने भाषण अपना खत्म किया। देखिए जरा, फुल स्क्रीन ले आइए।
तो देखा आपने इन्हीं मनमोहन सिंह का कैसा मखौल बीजेपी के लोग उड़ाते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कुछ और कहते थे, लेकिन दुनिया में उनकी बुद्धि का डंका बजता था। मनमोहन सिंह की बात कर रहा हूं। खैर, आ जाइए तो बात हम करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उठ रहे सवालों की, जो विदेश में तो उठ ही रहे हैं, बल्कि देश में भी सवालों की कमी नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। मणिपुर पर कल ही आपने देखा सुना कि सोनिया गांधी की शांति की अपील के बाद, अब सोनिया गांधी की जो शांति की अपील का वीडियो आपने कल शाम को हमारे इस कार्यक्रम में देखा था, सुना था, उस वीडियो के बाद अब गृह मंत्रालय ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। अमित शाह का मंत्रालय जो है वो, उसने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसकी टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि मोदी जी इस बैठक में क्यों नहीं रहेंगे। सवाल तो बहुत सही है, और क्यों पूछा जा रहा है इसकी टाइमिंग, क्योंकि ये बैठक 24 तारीख को बुलाई गई है। 24 तारीख को मोदी जी इजिप्ट में रहेंगे, 24 और 25 तारीख को इजिप्ट की राजधानी कायरो में रहेंगे। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है जरा आपको दिखा देता हूं, पढ़ के सुना देता हूं। लिख रहे हैं राहुल गांधी, 50 दिनों से जल रहा है मणिपुर, मगर प्रधानमंत्री मौन रहे। सर्वदलीय बैठक तब बुलाई जब प्रधानमंत्री खुद देश में नहीं है। साफ है प्रधानमंत्री के लिए यह बैठक महत्वपूर्ण नहीं है, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। तो राहुल गांधी के इस वार से बीजेपी तिलमिला जाएगी, ये तय है। तिलमिला गई है, जाएगी क्या, तिलमिला गई है। वैसे भी कल विपक्ष की बैठक से बीजेपी की हालत खराब हो रही है। विपक्ष की बैठक पटना में है, उससे पहले पटना में जबरदस्त हलचल है। कुछ तस्वीरें अगर हो सके पटना की तो स्क्रीन पर ले आइए जल्दी से। पटना में अलग जो ये आप देखिए, ये सदाकत, ये अलग अलग तस्वीरें आप देखिए। खूब जमेगा जंग रंग, ठग्स ऑफ इंडिया ये भी है, और ये बीजेपी के दफ्तर पे लगा हुआ है इस बैठक के खिलाफ। और ये जो काफिला आप देख रहे हैं, ये काफिला है ममता बनर्जी का, जो मिलने जा रही हैं, या मिल के निकली हैं, माफी चाहता हूं, मिल के निकली हैं लालू यादव से। और इस वक्त जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो ममता बनर्जी और नीतीश कुमार की मुलाकात हो रही है। तो ये जो उधर बैठक हो रही है, उस बैठक से भी बीजेपी की हालत खराब हो रही है। और जांच एजेंसियों का दबाव तो बीजेपी का पुराना पैंतरा है, आप सब जानते हैं। छत्तीसगढ़ में आपको याद होगा कि कांग्रेस का अधिवेशन था, और उस अधिवेशन से पहले कांग्रेस के करीबियों पर छापेमारी हुई थी। अब बिहार में भी यही हो रहा है। आज बिहार के बेगूसराय में राज्य सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी के रिश्तेदार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले कारोबारी के ठिकानों पर ईडी और आईटी ने एक साथ धावा बोल दिया। इससे साफ समझ में आता है दोस्तों कि बीजेपी विपक्षी दलों के एकजुट होने के ख्याल से ही घबरा रही है। अभी तो कल इनकी बैठक होनी है, उससे पहले आप जो कुछ कर रहे हैं, साफ आपकी घबराहट आपके कर्तव्यों पे, कृत्यों पर दिखाई दे रही है। क्या ये घबराहट राजनीति में बीजेपी के घटते प्रभाव को दिखा रही है? ये बड़ा सवाल है। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि किस तरह देश और विदेश दोनों जगह घिर गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चर्चा विदेश से शुरू करते हैं, और यानी कि सीधे अमेरिका से। अमेरिका में ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वाशिंगटन डीसी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, बारिश, हल्की बारिश हो रही थी। उस बारिश में उनका स्वागत सत्कार हो रहा है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी की गई और मोदी साहब पहुंचे व्हाइट हाउस में, और यहाँ जो बाइडन ने उनका स्वागत किया अपनी पत्नी के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अलग अलग गिफ्ट लेके गए हैं, उन 10 गिफ्ट को उन्होंने वहाँ दिया है। लेकिन इन तमाम सवालों के साथ साथ जो कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, उधर ट्रक के जरिए, ट्रक पे जो बड़े बड़े स्क्रीन लगाए गए हैं, ये देखिए, ये जो स्क्रीन लगाए गए हैं, इसमें जो सवाल पूछे जा रहे हैं, इन सवालों से ज़रूर बीजेपी परेशान है। सवाल बहुत अलग अलग हैं। हे जॉय लिखा गया है, जो बाइडन मोदी से पूछें, लिखा है, इंडिया नरसंहार की ओर क्यों बढ़ रहा है? इंडिया नरसंहार की ओर क्यों बढ़ रहा है? दूसरा सवाल पूछा जा रहा है, मोदी जी को 2005 से 2014 तक अमेरिका में बैन क्यों किया गया था? तीसरा सवाल पूछा जा रहा है, स्टूडेंट एक्टिविस्ट उमर खालिद को बिना ट्रायल 1000 से ज्यादा दिनों से कैद में क्यों रखा गया है? ये उमर खालिद की तस्वीर देखिए। वाई स्टूडेंट एक्टिविस्ट उमर खालिद हैज बीन इन प्रिजन फॉर 1000+ डेज विदाउट ट्रायल, ये पूछा जा रहा है।
महिला पहलवानों को डिटेन क्यों किया गया जब वे पीएम मोदी के मंत्री द्वारा किए गए यौन शोषण के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थीं? तो दोस्तों, ये वाई फीमेल ओलंपियंस वर डिटेन्ड while protesting sexual assault by his own minister, हैशटैग ब्रिजभूषण सिंह और हैशटैग क्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम की जगह क्राइम लिखा गया है। हे जॉय पूछा जा रहा है जो बाइडन से, ये जो बाइडन से पूछा जा रहा है। अलग अलग सवाल, अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं और इसमें अलग अलग बातें। ये पूरे न्यूयॉर्क ही नहीं, यहाँ न्यूयॉर्क से वाशिंगटन डीसी तक हमारे साथ अभी जुड़ेंगे कुछ साथी वहाँ से, और वो सब आपको बताएंगे, दिखाएंगे कि क्या कुछ है वहाँ की और ओरिजिनल तस्वीरें। तो ये तस्वीरें न्यूयॉर्क की ट्रकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सवाल डिस्प्ले किए हुए हैं, आप देख रहे हैं। और ये सवालों से लदा हुआ ट्रक जो है वो अमेरिका की गलियों में, सड़कों पे आप देख सकेंगे इस वक्त। ये पहली दफ़ा है, पहला ऐसा मौका है जब किसी भारत के प्रधानमंत्री का इस ढंग से विरोध हो रहा हो। विरोध की और भी बहुत सारी तस्वीरें आप कल भी देख रहे थे। विरोध आज ही रात को भारतीय समय अनुसार 12:30 बजे सीनेट को, दोनों सदनों को, अमेरिकी कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे और उस संबोधन का भी बायकॉट हो रहा है। एक नहीं बल्कि 5 अलग अलग सीनेटरों ने वो किया है, सांसदों ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। 75 सांसदों ने तो पहले ही चिट्ठी लिख करके, और कल वो चिट्ठी हमने आपको दिखाई थी, अगर वो चिट्ठी हो तो उसको भी ले आइए स्क्रीन पे। तो अलग अलग चीज़ें आप देख रहे हैं, ये विरोध की तस्वीरें जो हैं वो क्या कुछ कह रही हैं, यहाँ तक हम पहुँचेंगे, देखेंगे, समझेंगे। आइए ज़रा पीएम मोदी पर देश में सवाल और विदेश में बवाल क्यों हो रहा है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। ये चिट्ठी देखिए, कांग्रेस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, 75 सांसदों का इसमें नीचे, इसको अगर पलटें, पन्नों को जरा ऊपर ले जाइए, उसमें जो सिग्नेचर्स हैं वो भी दिखा दीजिए स्क्रीन पे, और सीधे हम आए हमारे तमाम वरिष्ठ साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए सिग्नेचर्स सारे तमाम हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाता हूँ, आगे बढ़ते हैं और बहुत कुछ समझते हैं कि आखिर विरोध क्यों हो रहा है। हमारे साथ देखिए इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। 2 खास मेहमान आज हैं। एक तो बिल्कुल खास है, निरंजन टाकले साहब हमारे साथ वाशिंगटन डीसी से जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। टाकले साहब, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। हमारे साथ ऑन द वे टू वाशिंगटन डीसी, शायद सही कह रहा हूं, सलीम रिजवी साहब जुड़े हुए हैं। कल जुड़े थे न्यूयॉर्क से, अब वाशिंगटन डीसी की तरफ जा रहे हैं, जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सलीम साहब, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी इधर मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश में भी बहुत सारी गतिविधियां हो रही हैं, उसकी चर्चा भी हम लगातार करते ही हैं, चुनाव है वहाँ। और उनके साथ 2 और हमारे साथी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। छत्तीसगढ़ में नहीं हैं, कुल्लू में हैं इस वक्त, हिमाचल की वादियों में, और वहाँ ठंड का मजा ले रहे हैं। तो डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, आपका स्वागत है। और इधर दिल्ली में मेरे साथ गर्मी का आनंद उठा रहे हैं हमारे साथी प्रशांत टंडन जी। बहुत गर्मी है दिल्ली में, और प्रशांत जी आपका स्वागत करता हूँ। कुछ और साथी जुड़ेंगे थोड़ी देर बाद, आप सबका स्वागत है। और एक ओपनिंग कमेंट चाहता हूं, सबसे पहले प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूं, उसके बाद सीधे आएंगे और हमारे 2 खास साथी जो हैं सीधे यूएस से जुड़े हुए, उनके पास चलेंगे। लेकिन प्रशांत जी, ओपनिंग कमेंट आपसे। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की जो अमेरिका यात्रा है वो बहुत बातों को लेकर महत्वपूर्ण है, और उसमें कुछ सामरिक चीज़ें हैं जिसकी चर्चा कल सलीम साहब कर रहे थे, उसकी हम आगे भी चर्चा करेंगे। कुछ व्यापारिक लेन देन की बातें भी हैं, जिसमें कि जेट इंजन और माइक्रोचिप की बातें हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है राजीव जी, कि अमेरिका में और भारत में दोनों तरफ चुनाव की उल्टी गिनती चालू है। पहले भारत में होंगे, उसके बाद भारत में गर्मियों की शुरुआत में 2024 के चुनाव होंगे, और विंटर्स आते आते, जाड़े आते आते अमेरिका में होंगे। और दोनों जगह लोकतंत्र केंद्रीय मुद्दा है चुनाव का। अमेरिका की डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी अब लोकतंत्र जो है वो एक सेंट्रल इशू है, क्योंकि ट्रंप ने जिस तरीके से वहाँ पे आखिरी वक्त में जिसकी जांच चली, जिसको ट्रंप को लेकर अभी उनका इंडाइटमेंट भी हो गया,
वो कैपिटल हिल पे हमला हो गया, वो सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं थे। और डेमोक्रेसी इसलिए वहां पे इस वक्त अमेरिका में भी बड़ा इशू है। और जो बाइडेन जब से आया, जिसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं, जो बाइडेन अपनी फॉरेन पॉलिसी को डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट के केंद्र में रख रहे हैं, चाइना के लिए रख रहे हैं, लेकिन इशू भारत का भी आता है। तो पहली बार ये हुआ है कि डेमोक्रेसी के मामले पर अमेरिका के अंदर इतना बड़ा मोबिलाइजेशन ओपिनियन का हुआ है। आज जब प्रधानमंत्री वहां पे जब सुबेरा हो गया है, और हमारे साथ निरंजन भाई वॉशिंगटन से हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी के कमरे में, होटल कमरे में अखबार गया होगा, वॉशिंगटन पोस्ट, और जो बाइडेन के दफ्तर में या घर पे वॉशिंगटन पोस्ट गया होगा, तो उसके पहले सफे में जो विज्ञापन है वो दोनों ने देखा है। तो जो सीपीजे का विज्ञापन है, कम्युनिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट का, हम ही लोगों की संस्था है। जी, ये विज्ञापन जी, ये वॉशिंगटन पोस्ट के फ्रंट पेज पे विज्ञापन है, दोनों लोगों ने देखा इसको, और अमेरिका के पूरे एस्टेब्लिशमेंट ने देखा। पहली बार 75 सांसद, कांग्रेस और सेनेट के मेंबर्स ने चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी हम लोगों ने पढ़ी है। पहली बार बाइकॉट हो रहा है। अभी आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह का दिखाया कि किस तरीके से उनका स्वागत हुआ है। तो ये नरेंद्र मोदी साहब का बहुत सारा कुछ पहली बार हो रहा है, और शायद पहली बार ही राजीव जी प्रेस के सवालों का सामना करेंगे मोदी साहब। मुझे याद है 2015 में डेविड के साथ प्रधानमंत्रियों के सवालों का सामना किया था, और 2 ही सवाल आए थे, और 2 ही सवाल गुजरात से जुड़े हुए आ गए थे। जी, तो जी प्रशांत जी, आपकी आवाज़ आ रही है, शायद डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन सीधा आना चाहता हूँ निरंजन टाकले साहब आपके पास ही। क्या कुछ जो अभी प्रशांत जी कह भी रहे थे, क्या कुछ उधर वाशिंगटन डीसी में, यहाँ टेलीविज़न के ज़रिए अगर हम लोग देख रहे हैं तो सब कुछ हरियाली हरियाली ही दिखाई दे रही है, बाजे गाजे के साथ। शायद हमारे तमाम प्रकाश जी, चलिए प्रकाश जी के पास, बाकी तमाम साथी अभी जैसे जुड़ते हैं इनके पास आता हूं। प्रकाश जी, आपके पास ही आना चाहता हूं, इस यात्रा को किस रूप में आप देखते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विरोध हो रहा है, हालांकि डिग्निटरीज हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष जाते हैं बाहर और उनकी वाहवाही होती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन विरोध होना, इसको किस नज़र से देखते हैं आप? विरोध होना, विरोध जिस स्तर पर हो रहा है वो बड़ा शर्मनाक है। भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनका सम्मान दुनिया में हो, ये बड़े गर्व की बात है, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जब उनका अपमान होता तो लगता है कि कोई हमारा अपमान कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका की इस यात्रा को इतिहास में ऐसे याद रखा जाएगा कि कैसे एक प्रधानमंत्री अपने देश के एक राज्य को जलता हुआ छोड़कर अमेरिका गए, कैसे एक देश के प्रधानमंत्री की अमेरिका में ब्रांडिंग करने की कोशिश की गई। इसके लिए भी ये यात्रा याद रखी जाएगी। ये यात्रा इस बात के लिए भी याद रखी जाएगी कि आखिर सवालों से बचने वाले एक प्रधानमंत्री को लोग किस तरह सड़कों पर घेर रहे थे, इसके लिए भी याद रखी जाएगी। और इसके लिए भी याद रखी जाएगी कि आखिर एक प्रधानमंत्री अपने देश में लोगों के सवालों को सुलझाने में, सवालों के जवाब देने में क्यों कतराता रहता है। वो प्रधानमंत्री अपने ही मंत्रिमंडल के एक मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने से क्यों बचता रहता है। वो प्रधानमंत्री जो अपने ही देश के ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों के साथ फोटो खिंचाने में तो गर्व महसूस करता है, लेकिन बाद में उनसे बात नहीं करता। वो प्रधानमंत्री जो अपने देश को सबका साथ सबका विकास का नारा देता है, उससे मिलने के लिए भारत के पूर्वोत्तर के एक राज्य के लोग 10-15 दिन तक बैठे रहते हैं, वो उनसे मिलने का समय क्यों नहीं देता। इस बात के लिए भी याद किया जाएगा कि जब प्रधानमंत्री विदेश में हैं, तब भारत की समस्याओं को सुलझाने के लिए सोनिया गांधी के एक ट्वीट पर, एक पत्र पर कार्रवाई करते हैं गृह मंत्री, और प्रधानमंत्री उस मीटिंग में नहीं होते। जिन समस्याओं को भारत सरकार 1 महीना या 45 दिन पहले सुलझा सकती थी, विचार कर सकती थी, उस पर विचार करने में इतनी देरी क्यों हुई।
क्या प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा बीजेपी के नेता की यात्रा है या भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा है? नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से यह यात्रा कर रहे हैं या प्रधानमंत्री के रूप में कर रहे हैं? और अगर प्रधानमंत्री के रूप में यात्रा कर रहे हैं तो उनकी यात्रा को लेकर इस तरह की ब्रांडिंग की कोशिश क्यों की जा रही है? यह सवाल भी उठेगा कि भारत का मीडिया, जो भारत का मोदी गोदी मीडिया कहा जाता है या सुपारी मीडिया कहा जा सकता है, वो सुपारी मीडिया आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवियों को लेकर इस तरह की बातें क्यों कर रहा है? क्यों उन मीडिया के प्रमुख संपादकों ने अपने अपने ट्वीट पर, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश करना शुरू कर दिया? ये बात भी याद की जाएगी कि जब विपक्ष एक मीटिंग कर रहा है, विपक्ष के नेता एक साथ हो रहे हैं, तब प्रधानमंत्री विदेश के दौरे पर चले गए या प्रधानमंत्री वहां से अपनी समस्याओं से दूर चले गए। तो भारत की बहुत सारी समस्याएं जिन पर लोग चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि वे वहां अमेरिका में जाकर अपने ब्रांडिंग करें, वे बात करें पर साफ कही जा चुकी है। जी प्रकाश जी, आपके पास आता हूं। आपकी थोड़ा वीडियो आपका भी आज डाउन है, लेकिन सीधा निरंजन जी के पास आना चाहता हूं। निरंजन टाकले साहब, आपके पास में और क्या कुछ चल रहा है जो हम हरियाली यहां से देख रहे हैं? कितनी हरियाली वहां है, कितने बाजे गाजे तमाम चीजें यहां दिखाई जा रही हैं, लेकिन चूंकि आप ग्राउंड जीरो पे हैं, आपसे बेहतर और कौन बता सकता है क्या कुछ चल रहा है? जो विरोध की तस्वीरें भी हम अभी देख रहे हैं, क्या ये विरोध उस स्तर का है या 4-5 गाड़ियां ही हैं जिसमें विरोध दिखाया जा रहा है? थोड़ा आपके जरिए समझना चाहता हूं कि एक्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से भारत को कितना खुश होना चाहिए और इस यात्रा से भारत को क्या कुछ मिल रहा है? वो जो जनरल इलेक्ट्रिक से का जो करार है और बाकी करार, उन सब से इतर एक प्रधानमंत्री जो अभी तक हमारे जितने भी प्रधानमंत्री यहाँ से गए हैं उनमें और इस यात्रा में क्या डिफरेंस आप देखते हैं? जरा यहीं से चाहता हूं कि जरा बताइए कि क्या कुछ हो रहा है वहां पे। जी मेरे ख्याल में पहली बार इस किस्म का प्रोटेस्ट यहाँ पर हो रहा है। पहली बार 75 से ज़्यादा कांग्रेसमैन ने एक खत लिखा है जो बाइडेन को और उनसे कई सारे बातों के बारे में उनको आगाह किया है और इसका विरोध किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अमेरिका की यात्रा का विरोध वहाँ पर जताया है और उसको बॉयकॉट किया है। वो स्टेट डिनर को और इस कांग्रेसनल उनकी जो एड्रेस होगा जॉइंट सेशन, उसको विरोध किया है। ये पहले कभी भी नहीं हुआ ये इस किस्म का, और इतने बड़े स्तर पर मोर देन 75 कांग्रेसमैन, ये पहली बार यहाँ पर हो रहा है। इसके अलावा जैसे हम जानते हैं कि मोदी जी के भक्त यहाँ भी है। वो अलग अलग जगह पे 10 लोग 15 लोग ऐसे ड्रम वगैरह लेकर मोदी 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 इस किस्म से चिल्लाती भी है। लेकिन पहली बार व्हाइट हाउस के सामने जो ब्लैक लाइव्स मैटर प्लाजा है, बहुत बड़ा चौराहा है और पूरे रास्ते पर ब्लैक लाइव्स मैटर ये पेंट किया गया है। वहाँ पर आज मेरे ख्याल से बहुत बड़ा प्रोटेस्ट वहाँ पर होने जा रहा है, जहाँ मैं भी शामिल वहाँ पर होऊंगा और उस प्रोटेस्ट में अलग अलग लोगों के वहाँ पर स्पीचेस होंगे। ग्रेगरी स्टेंटन जैसे बहुत सीनियर लोग हैं जिन्होंने 10 स्टेप्स टू जेनोसाइड इसका रिसर्च करके इंडिया एक जेनोसाइड के मतलब 10वें स्टेप पर है, ये बात उन्होंने कही थी। पिछले 2 साल से वो कहते आ रहे हैं। तो उनका भी वहाँ पर स्पीच होगा। मेरे अलावा और 2-3 जर्नलिस्ट हैं, उनके भी वहाँ पर स्पीचेस होंगे। तो और भारत में जो मतलब कल्चर टू एग्रीकल्चर, हर जगह पर मोदी सरकार ने जो दमन शुरू किया है उसके बारे में वहाँ पर बातें होंगी। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की तरह से 161वें
स्थान पर आया है और किस तरह से जर्नलिस्ट और प्रेस की आवाज़ दबाने की कोशिश हो रही है, उसके बारे में वहाँ पर बातें होंगी। बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा जहाँ पर मेरे ख्याल से ऑर्केस्ट्रा होगा, वहाँ पर डांसेस होंगे, वहाँ उस प्रोटेस्ट में। और जो हमने अब ट्रक दिखा रहे हो, तो इस किस्म के मेरे ख्याल से 15 या 16 ट्रक आज वॉशिंगटन डीसी में घूमेंगे अलग अलग जगह पर। और पूरे वॉशिंगटन डीसी में जो स्टेट कैपिटल है, यहाँ पर नरेंद्र मोदी के विरोध के बारे में पहली बार किसी भी देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के खिलाफ इस तरह के प्रोटेस्ट इसके पहले हुए नहीं है। ये पहली बार इतना बड़े लेवल पर ये होने जा रहा है। माइनॉरिटीज का किस तरह से और दलितों का किस तरह से भारत में दमन किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, उसके बारे में यहाँ पर बातें होंगी। वो ऑलरेडी कल नेशनल प्रेस क्लब, जो एक बहुत बड़ी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है वॉशिंगटन डीसी में, वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वहाँ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूनाइटेड स्टेट्स के स्टेट डिपार्टमेंट के रिलीजियस फ्रीडम की जो प्रेसिडेंट रह चुकी है, उन्होंने भी वहाँ पर उस प्रेस में आकर बात की कि भारत में किस तरह से रिलीजियस फ्रीडम को ख़त्म किया जा रहा है। तो ये सारी बातें पहली बार यहाँ पर हो रही है। इस तरह से पहले कभी भी नहीं हुआ है किसी भी प्रधानमंत्री का। बाकी लोग तो यहाँ पर इस तरह से बात कर रहे हैं। इवन न्यूयॉर्क टाइम्स के जर्नलिस्ट के साथ भी मेरी बात हो रही थी कल, तो इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट है और उन्होंने भी ये कहा था कि नरेंद्र मोदी की ये विजिट हम जैसे एक सिनेमा शो का टिकट लेते हैं वैसे है कि उन्होंने वो $3.86 बिलियन का एक ड्रोन का परचेज किया है और वो खरीद के यहाँ पे आए हैं। इस विजिट को उन्होंने परचेज किया है भारत में, और वो ये जो इनवाइट है, ये इनविटेशन उन्होंने खरीदा हुआ है। तो उस तरह से है। ऑफ कोर्स बाइडेन इसको पॉलिटिकली यूज करना चाहेंगे क्योंकि उनको भी एक चुनाव का सामना करने जाना है और यहाँ पर इंडियन कम्युनिटी बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। तो डेफिनेटली जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने ट्रम्प के बारे में अब की बार ट्रम्प सरकार कहा था, तो उसी तरह से जो बाइडेन भी चाहेंगे कि इंडियन कम्युनिटी का सपोर्ट उनको मिले। और ये जो एक प्रोपेगेंडा या हवा तैयार किया हुआ है कि पूरी इंडियन कम्युनिटी इस तरह से नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में है, ये गलत है एक्चुअली। एक सर्वे कल ही आया है जो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किया था। वहां पर उस सर्वे में 70% इंडियन, 74% इंडियंस ये कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र के बारे में जो हालात है उसके बारे में वो 74% अमेरिकन इंडियंस वो चिंतित है, वो बहुत इसके बारे में चिंतित है। ये कल ही सर्वे आया है, वो सर्वे भी आज उस प्रोटेस्ट में रिलीज होगा। तो एवरीथिंग इज नॉट मेरी एक्चुअली स्पीकिंग। तो इस तरह से ये प्रोटेस्ट होने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, प्रोटेस्ट यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी 2 दिन है, आज और कल अभी रहना है अमेरिका में, और बहुत सारे प्रोटेस्ट, बहुत सारे विरोधों का सामना करना होगा। और दूसरी तरफ सीधे न्यूयॉर्क से वाशिंगटन के रास्ते पर हैं सलीम रिजवी साहब, उनके पास भी आना चाहता हूं। रिजवी साहब, कल हम लोग बात कर रहे थे और आप जहां पर मौजूद थे वहीं प्रोटेस्ट हो रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रोटेस्ट की जो गाड़ियां हैं अब सड़कों पे चल रही हैं, और जैसा निरंजन साहब कह रहे हैं कि वाशिंगटन डीसी में भी ऐसे बहुत सारे ट्रक, लगभग 15 ट्रक घूम रहे हैं, और प्रोटेस्ट जो है अभी शाम को होना है। और शाम को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक प्रोटेस्ट और होगा जब वो ज्वाइंट सेशन को संबोधित करेंगे। और वहाँ पहले से तो कितने लोग हैं जिन्होंने विरोध किया है, ज़रा आपसे ये समझना चाहता हूँ रिजवी साहब। और दूसरी बात, जब आप ऑन दी वे हैं तो क्या कुछ आप देख रहे हैं? जितनी हलचल हिंदुस्तान में है, क्या मोदी जी के विजिट की उतनी हलचल वहाँ भी है? पहला सवाल। दूसरी बात ये कि विरोध जो लोग कर रहे हैं, और जैसा बता रहे हैं निरंजन साहब की 74%
छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। इस हिसाब से क्या कुछ आप यहाँ से यानी कि न्यूयॉर्क से लेकर के वाशिंगटन तक देख रहे हैं? जी शुक्रिया राजीव जी। बिल्कुल, मैं ये हाईवे से ड्राइव करके जा रहा हूँ, तो खेतों के बीच में से गुजरते हुए अभी ये रिहायशी इलाका पड़ा है, तो यहाँ पे मैं चाय वाय के लिए जगह है तो वहीं रुक के कर रहा हूँ ये। तो रास्ते में तो ऐसा कुछ नहीं दिखा कि वो बिलबोर्ड्स लगाए हुए ऐसी कोई चीज है स्वागत की, तो वो माहौल तो यहाँ पे इस तरह से नहीं होता। वो उसी इलाके में झंडे वगैरह लगाते हैं वाशिंगटन डीसी में जब इस तरह के बड़े डिग्निटरी आते हैं किसी भी कंट्री के, और मुझे यकीन है कि वहां पे जरूर लगे होंगे अमेरिका और इंडिया के झंडे और शायद फोटोज भी हों। जैसे निरंजन साहब कह रहे थे कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया उन्होंने, नेवीन मैंजा ये यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की चेयरपर्सन थी, तो अब वो बड़ी एक्टिव है और ये एक्टिवली वो इस सब प्रोटेस्ट वगैरह का बड़ा आवाज उठा रही हैं। और कल जो नेशनल प्रेस क्लब का जिक्र किया उन्होंने, तो वो यही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारी चीजें उठाई। और आज उसी नेशनल प्रेस क्लब में ये कहा जा रहा है कि ये जो 5 के 5 आएंगे कि नहीं ये नहीं मालूम, लेकिन ये लॉ मेकर्स जो बॉयकॉट कर रहे हैं पीएम मोदी के एड्रेस को कांग्रेस में, वो लोग शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस वहीं पर करेंगे। तो ये भी है खबरें, और सब ने ट्वीट करके और अपने बयान दे के ये सब क्लियरली कहा है कि भाई क्यों वो बॉयकॉट कर रहे हैं। उनमें जो बड़ी प्रोमिनेंट है और बहुत ही पॉपुलर है एओसी अलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज, वो न्यूयॉर्क के उसी इलाके में है जहाँ पे ये न्यूयॉर्क 14 का कंस्टिट्यूंसी कहलाती है, और बड़ी पॉपुलर है ये डेमोक्रेट्स में, जो प्रोग्रेसिव विंग है डेमोक्रेट्स का। और ये पूरा ये स्क्वाड कहा जाता है कांग्रेस में कि भाई ये 4-5 लोग हैं जिनमें एओसी हो गई अलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज, कोरी बुश हो गई, वो भी लॉ मेकर हैं, रशीदा तलेब, इल्हान ओमर, और ये जमाल बोमन, ये न्यूयॉर्क के ये भी एक कांग्रेसमैन है। तो ये 5 लोगों ने साफ तौर पे और बड़े सख्त वो चीजें साइट करते हुए कहा है कि हम बॉयकॉट करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रेस फ्रीडम की प्रॉब्लम है वहाँ, माइनॉरिटीज की और डिफरेंट अदर ग्रुप्स के खिलाफ जिस तरह की रवैया है मोदी सरकार का, और फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस फ्रीडम, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, इन सब का पूरा हवाला दे के उन्होंने ये कहा है कि भाई हम कतई नहीं कर सकते। कोरी बुश ने बड़ी सख्त जबान भी इस्तेमाल की है कि भाई इनका इतिहास रहा है और ये ब्रुटैलिटी इस तरह की हुई है। तो वो एओसी ने भी जिक्र करा कि भाई 2005 में इनको वीजा नहीं दिया था अमेरिका ने, इन्हीं सब वजूहात की वजह से कि भाई उनका ये रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है इन सब बातों में। तो ये सारी चीजें अहमियत रखती हैं। 5 मेंबर्स लेटेस्ट जो मैंने चेक किया था 5 थे, और पता नहीं और भी हैं कि नहीं। बर्नी सैंडर्स सेनेटर हैं, खुद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कैंडिडेट रह चुके हैं, है तो वो इंडिपेंडेंट, लेकिन डेमोक्रेट्स के साथ वो कॉकस करते हैं, मतलब वोटिंग करते हैं सेनेट में। तो वो बड़े अहम सेनेटर हैं, उन्होंने भी बड़ी सख्त ट्वीट किया। उसमें उन्होंने कहा कि बाइडेन साहब से ये फिर अपील की है कि आप ये सारे इश्यूज उठाएं मोदी साहब के साथ। ये इस तरह के पूरा उन्होंने जिक्र किया सारी वही चीज की प्रेस फ्रीडम, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, माइनॉरिटीज के साथ रवैया, ये सारी चीजों पे तो उन्होंने बाइडेन साहब को फिर कहा। लेकिन यहाँ पे हालात वही हैं जैसे हम लोग कल जिक्र कर रहे थे कि वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ये तय कर चुका है बाकायदा, उनको ये चाइना के सिलसिले में इंडिया की जितनी जरूरत है, तो इस वक्त मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो उनको उनकी जो है गुड बुक्स में और उनको नजदीक रखना है, वो चाहे उनको कुछ भी करना पड़े। और इस पे एक बड़ी खबर यहाँ पे मीडिया में बहुत चल रही है। मीडिया में एक ये भी खबर है कि भाई जेक सलिवन साहब जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, तो उनको ये कहा गया है पॉलिटिको, मसलन मैं अभी पढ़ रहा था तो उसमें कहा है कि वो पब्लिकली और प्राइवेटली ये सारी बातें कर रहे हैं रिपोर्टर्स को और दूसरे लोगों से कि भाई बाइडेन साहब का ये बहुत लंबा गेम है, जो लॉन्ग गेम, ये उन्होंने टर्म यूज किया। तो ये लंबा खेल, अब इस सिलसिले में उनका शायद यही आशय था कि भाई चूंकि हमें चाइना के लिए जरूरत है, इसलिए हमें अभी ये सब करना पड़ेगा और हम सख्त नहीं हो सकते कि भाई ये ह्यूमन राइट्स वगैरह पे हम बहुत वाजे तौर पे सख्ती से मोदी साहब से पब्लिकली बात करें। तो ये हाल यहाँ पर जी बिल्कुल एक लंबा खेल, लॉन्ग जो गेम कह रहे हैं आप, ये एक बड़ा गेम है और इस गेम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वो सख्ती नहीं होगी, लेकिन जब अमेरिका में जो बाइडेन साहब के ऊपर विरोध हो रहा है, उनको भी, उनके ऊपर विरोध तो नहीं लेकिन दबाव तो जरूर है, प्रेशर ज़रूर है कि आप ऐसे तमाम सवालों का
जिक्र कीजिए, उठाइए। और ये भी अब कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2 सवाल लेने के लिए, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से 2 सवाल लेने के लिए उन्होंने अपनी राजीनामा दे दी है, यानी कि वो राजी हो गए हैं। ये 2 सवाल पूछे जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है कि कौन से सवाल पूछे जाएंगे। खैर, ये आप लोगों तक, आप दोनों साथी हमारे साथ बने रहिए, आप दोनों तक आऊँगा। और कौन लोग हो सकते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये भी समझेंगे आपके जरिए। हमारे साथ 2 और साथी जुड़ गए हैं, सुनील शुक्ला जी जुड़ गए हैं और विजय शंकर सिंह जी जुड़ गए हैं। विजय शंकर सिंह जी रिटायर्ड IPS ऑफिसर हैं, आपका स्वागत करता हूं। और सीनियर जर्नलिस्ट हैं सुनील शुक्ला जी हमारे साथ में। जरा जल्दी एक एक कमेंट आप सबके बीच आकर के लेना चाहता हूं। और सबसे पहले सुनील जी, आपके पास थोड़ा शॉर्ट आप लोगों के कमेंट चाहूँगा। क्या कुछ देख रहे हैं हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, सुनील जी, नरेंद्र मोदी की जो अमेरिका यात्रा है उसको लेकर के जो विरोध वहाँ बवाल मचा हुआ है। हालांकि उसकी चर्चा यहाँ कम है, हिंदुस्तान में बवाल की चर्चा कम है, हम कर रहे हैं, हमारे जैसे कुछ एक लोग ही कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ हो रहा है उसमें मणिपुर भी महत्वपूर्ण है। कल न्यूयॉर्क की गलियों में भी हमने देखा कि कई सारी ऐसी तस्वीरें आई जहां मणिपुर वायलेंस को लेकर के बातें हो रही थी, वहां भी तख्तियां थीं और बैनर पोस्टर्स थे। और यहां भी आज राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है, शुरुआत में हमने उस ट्वीट को भी दिखाया है। क्या कुछ यहाँ देश में भी और देश के बाहर भी और बीच में कटघरे में खड़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किस रूप में आप देखते हैं? सुनील जी। राजीव जी, ये जो प्रधानमंत्री जी की यात्रा हो रही है, निश्चित रूप से हमने इस तरह की यात्राएं देखी नहीं है। मतलब किसी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, खासतौर से इस तरह के हमारे जैसे देश के किसी देश में गए हों और वहाँ पे बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर करके और विरोध कर रहे हों, जो ट्रकों को सजा दिया गया हो, विभिन्न नारों के साथ, तो ट्रकें घूम रही हैं लोगों के बीच में, सड़कों पर घूम रही हैं, जो भारतीय प्रधानमंत्री के खिलाफ उस पर नारे लिखे हुए हैं, या राष्ट्रपति जो बाइडेन से कहा जा रहा है कि आप ये सवाल कीजिए और ये ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, अब हमने कभी देखा नहीं है। और निश्चित रूप से इस तरह की जब स्थितियां पैदा होती हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि खराब होती है, बहुत अच्छा इसको माना नहीं जाता। और कई नेता होते हैं जो इन चीज़ों की परवाह नहीं करते, लेकिन भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जब हम बात करते हैं कि हम वाइब्रेंट लोकतंत्र हैं और 75 सालों की हमारी एक लंबी उम्र है और हमने बड़े मजबूती के साथ अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं और मूल्यों को आगे बढ़ाया है, तो जब इस तरह के सवाल ऐसे देश के प्रधानमंत्री के सामने खड़े होते हैं तो ये चिंता पैदा करते हैं। और कोई दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है ऐसा नहीं है कि अगर अभी मैं एक ट्विटर पर एक वीडियो में देख रहा था, यूएस का एक नागरिक, वो भारतीय पत्रकारों से को संबोधित करते हुए उस व्यक्ति ने अपना एक वीडियो जारी किया कि भाई आप पत्रकार लोग कर क्या रहे हो, आप जो यहाँ कर रहे हो, जिस तरीके की चीजें आप बता रहे हो, ये तो आप यहाँ से चले जाओगे और हम इस देश में रहते हैं, यहाँ के लोगों को हमको जवाब देना पड़ता है कि तुम्हारे देश के पत्रकार किस इस तरह का काम क्यों करते हैं। है कि ऐसा तो है नहीं कि पहली बार कोई प्रधानमंत्री यूएस की यात्रा पर आए हों। जवाहरलाल नेहरू से लेकर के श्रीमती इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह, तमाम नेता यूएस की यात्रा पर गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी 6वीं बार यूएस की यात्रा पर गए हैं। लेकिन जिस तरीके का एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है भारतीय मीडिया के द्वारा, वो तो उसका भी डाउन द लाइन अच्छा मैसेज नहीं गया, वहाँ के स्थायी नागरिकों में भी नहीं गया है। और इस देश में भी जो लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, जो चीज़ों को समझते बूझते हैं, वो लोग भी इसको बहुत अच्छा नहीं माना है। पत्रकार किस बात के लिए होता है? आप जाते हैं वहाँ, जो कुछ भी हो रहा है उसको अपने श्रोताओं को, अपने दर्शकों को और अपने पाठकों तक पहुँचाना आपका काम है। आपका काम ये नहीं है कि आप पार्टी बन जाइए। अगर न्यूयॉर्क या वाशिंगटन की सड़कों पर भारतीय प्रधानमंत्री का विरोध हो रहा है, किन्हीं मुद्दों को लेकर के विरोध हो रहा है, तो यह भी बताना आपका काम है। या आप उससे आंख अगर आप बंद करते हैं तो गोया कि आप एक मैंने प्रेस रिलीज जारी करने के लिए जो विज्ञप्ति जारी हो रही है उसको पढ़ने के लिए गए और या अपनी तरफ से केवल एक पक्षी बात करने के लिए गए। तो आप यह तो पत्रकारिता नहीं है। मणिपुर का सवाल पैदा होना लाजमी है। यह हमें भी ये नहीं याद है कि किसी राज्य में इस तरह की व्यापक हिंसा हो रही हो। सोनिया गांधी का मैंने एक वीडियो देखा जिसमें उन्होंने अपील की है लोगों से। एक नेता का यह धर्म है,
एक राजनीतिक का यह धर्म है जिसके बीच में लोगों का विश्वास होता है, लोग उसको फॉलो करते हैं, जिनको जन समर्थन देते हैं कि वो लोगों से अपील करें। सरकार का यह काम है कि अगर इस तरह की हिंसात्मक गतिविधियां हो रही हैं तो उसमें दखल दे, लोगों को बैठा करके उनसे वार्ता करे, अगर उन्हें किसी तरह का विश्वास की भावना है तो उसको दूर करने का प्रयास करे। वो होता दिख नहीं रहा है। तो यह निश्चित रूप से अगर इस तरह की स्थितियां हैं तो आपको विदेशी धरती पर खड़े होकर के आपको जवाब देना ही पड़ेगा। लोग उस तरह के हैं वहाँ, तो हर मामले पर लोग सवाल खड़ा करते हैं। अगर आप BBC के डॉक्यूमेंट्री को अपने यहाँ बैन करेंगे तो वहाँ तो बैन होने की कोई प्रथा नहीं, वो कहते हैं कि नेम सबको दिखाएंगे और सब लोग बैठ के देखेंगे। तो इस जवाबदेही से आप बच नहीं सकते हैं। विदेशों में केवल आप इस बात के लिए नहीं जाते हैं कि वहाँ जाकर आज किसी का किसी अच्छे व्यक्ति का ये ट्वीट है ये, जिन्होंने कहा है कि अगर हमारी उपलब्धियां इस बात के लिए नहीं होती हैं कि विदेशों में जाकर के हमारी कोई छवि बन जाएगी या विदेशों में कोई छवि बनी आप बेहतर कर लेंगे तो आप अपने यहाँ कोई सुधार ला देंगे। और इस तरह की यात्राएं राजीव जी इस बिना पर नहीं बनती हैं। इनका मूल्यांकन इन स्थितियों में नहीं होता कि कौन आप मतलब यह बताने में लोग लगे हुए हैं कि किसने क्या गिफ्ट दिया, किसने क्या गिफ्ट लिया, ये चर्चा ही नहीं होती थी। इसका मूल्यांकन इस बात पे होगा कि अगर टेस्ला के CEO ने आपसे मुलाकात की तो टेस्ला कंपनी भारत में कितना निवेश करने के लिए तैयार है और वो कितना तकनीक ट्रांसफर करने के लिए तैयार है। US की सरकार तकनीक ट्रांसफर करने के लिए कितना तैयार है, तकनीकी और प्रौद्योगिकी की वृद्धि में वह देश कितना हमको मदद करने के लिए तैयार है, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट को प्रोत्साहित कर देने के लिए कितना वो तैयार है, एकेडमिक एक्टिविटीज में किस तरह का सहयोग देने के लिए। इस बिना पर विदेशी यात्राओं का मूल्यांकन होता है। इस बिना पर कभी नहीं मूल्यांकन होता है। और आप क्यों नहीं बताएंगे? अगर आप ये बता रहे हैं कि बाइडेन साहब ने उनको लंच पे आमंत्रित किया तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि जब प्रधानमंत्री जी वहां पहुंचे तो उनको स्वागत करने के लिए कौन मौजूद था। चाहे न्यूयॉर्क में चाहे वाशिंगटन में किसी भी हवाई अड्डे पर हमारे प्रधानमंत्री का स्वागत किसने किया, कितना महत्व दिया गया। और निश्चित रूप से जो बात कही जा रही है कि व्यापारिक रिश्तों को बढ़ाने के लिए इस तरह की यात्राएं हो रही हैं, एक पत्रकार के रूप में जो लोग वहां गए हैं उनको भी बताने इनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो बतावें कि इससे राजनीतिक, कूटनीतिक, स्ट्रेटेजिक रूप से कितना फायदा हो रहा है इस देश को और कितना फायदा नहीं हो रहा है। निश्चित रूप से फॉरेन स्तर पर जाकर के डोमेस्टिक राजनीति करने की अपेक्षा भारतीय पत्रकार किसी देश, लेकिन यह जरूर है कि जो कुछ भी वहां हो रहा है उस चीज को अपने पाठकों तक पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी है। मेरा यह मानना है कि यह यात्रा निश्चित रूप से हमारे देश का प्रधानमंत्री का जितना स्वागत हो हमारा ही अभिमान बढ़ता है उससे। लेकिन अगर उसमें उस पूरे के पूरे यात्रा में कोई एजेंडा छिपा हुआ है, इस बात को भी देश के लोगों को जानने की का हक है कि आखिर इस यात्रा के माध्यम से जो हमारा जिस देश की यात्रा पे हमारे प्रधानमंत्री गए हैं वह अपने स्वार्थ पूर्ति कर रहा है कि हमको लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। आखिर इसको कौन बताएगा? एक सामान्य जनता को बताएगा कौन? इसमें ये सवाल छिपे हुए हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी की यात्रा से हमको फायदा है तो हमारी जानकारी भी आना चाहिए। लेकिन इस तरह के माहौल कभी दिखाई नहीं पड़े, मैंने कभी देखा नहीं है। मैंने भी कई यात्राएं कवर की हैं, लेकिन ये नहीं रहा कि लोग सड़कों के किनारे खड़े होकर के या वहाँ के सांसद पत्र लिखे अपने राष्ट्रपति को कि आप उनसे ये सवाल पूछिए, वो सवाल पूछिए, ऐसा मत कीजिए, वैसा मत कीजिए। कभी सुनने को नहीं मिला तमाम प्रधानमंत्रियों के साथ। यह पहली बार ऐसा हो रहा है और निश्चित रूप से यह भारतीय जो कूटनीति है या राजनय है वाशिंगटन में या न्यूयॉर्क में, उसकी एक विफलता है। उसको ये बात पहले भी इस चीजों को उन लोगों से संवाद कायम करना चाहिए कि आखिर आपकी शिकायतें हमसे क्या है, क्यों आप इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको भी विश्वास में लेना चाहिए क्योंकि किसी देश का दूतावास इतना कमजोर नहीं होता। और अगर आप इसके बावजूद लोग इतने आक्रामक तरीके से कर रहे हैं तो ये चिंता का विषय है। जी सुनील जी, बिल्कुल। अभी बीच में आपके बीच में जो स्क्रीन है इस पर लाइव हम देख रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट सीधे वाशिंगटन DC से। और उसमें अभी इस वक्त ज़रा आना चाहूँगा, सीधे चलना चाहेंगे हमारे दो साथी जो वाशिंगटन से US से जुड़े हुए हैं। अगर आप लोग भी देख रहे होंगे तो ये हो क्या रहा है, ये क्या आधिकारिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है या कुछ और है? निरंजन साहब, आपसे समझना चाहता हूं क्या कुछ चल रहा है। जो तस्वीर उसको भी ले आइए स्क्रीन पे जो लाइव चल रहा है, और सीधे निरंजन साहब आपसे समझना चाहूँगा कि ये चल क्या रहा है। यहाँ पे बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं
जो बाइडेन साहब। जरा लेके आइए स्क्रीन को और साथ में निरंजन साहब को भी। जी जी, ये निरंजन तो नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन डीसी पहुंचे हैं और व्हाइट हाउस में उनका स्वागत किया जा रहा है। व्हाइट हाउस का जो रिसीव करने के बाद जो पूरा प्रोटोकॉल है, तो वो प्रोटोकॉल दिखाया जा रहा है और व्हाइट हाउस के सामने ही जो ब्लैक लाइव्स मैटर का चौराहा है, वहाँ पर प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। लेकिन ये जो दृश्य आप दिखा रहे हैं लाइव टेलीकास्ट का, ये उनका वहाँ पर स्वागत हो रहा है और स्वागत के बाद जो एक जॉइंट एड्रेस होता है, जॉइंट स्टेटमेंट होता है, तो वो स्टेटमेंट जो बाइडेन उनकी रिसेप्शन में नरेंद्र मोदी जी के वो वहाँ पर दे रहे हैं। अच्छा, ये मतलब ये जॉइंट स्टेटमेंट है पहले ये, फिर उसके बाद में मतलब जो बाइडेन के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपना स्टेटमेंट देंगे। जी जी जी। लेकिन आप बता रहे हैं कि ठीक इनके ये जहां ये सेरेमनी चल रही है, इसके सामने ठीक सामने प्रोटेस्ट भी चल रहा है। बिल्कुल, उसके सामने ही वो पूरा ब्लैक लाइव्स मैटर का प्लाजा है, जहां पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन 17-18 ऑर्गेनाइजेशन है। हिंदूज फॉर ह्यूमैनिटी ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल है, नॉर्थ अमेरिकन मणिपुर ऑर्गेनाइजेशन है, वो सारे वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी, ये बहुत बड़ी बात है कि एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत सत्कार, ज्वाइंट स्टेटमेंट, और ठीक उसके सामने जैसा आप सुन रहे हैं निरंजन टाकले साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं वाशिंगटन डीसी से, बता रहे हैं कि ठीक इनके सामने ही वहाँ प्रोटेस्ट भी चल रहा है अलग अलग। और आप लोगों ने सुना ही था दोस्तों कि 17 ऐसे सिविल सोसाइटीज़, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, संगठन जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन लोगों ने ओपन लेटर लिखा था और ज्वाइंट स्टेटमेंट था उन लोगों का भी, और भारत में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर के और जो बाइडेन सरकार से ये बताने के लिए ये सवाल ज़रूर उनसे कहा गया था कि करें आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि आप आखिर आपके देश में चल क्या रहा है। मणिपुर की घटना हो या अल्पसंख्यकों के ऊपर जो अत्याचार है वो हो, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात हो, चाहे फ्रीडम ऑफ मीडिया हो, प्रेस हो, इन तमाम मसलों पे ज़रूर इनसे सवाल किए जा रहे हैं। तो आप ये देख रहे हैं अभी सीधे वाशिंगटन डीसी से आपके सामने तस्वीर है, लेकिन आना चाहता हूं हमारे कुछ और साथी हैं उन लोगों के बीच भी और उनसे भी समझें कि क्या कुछ चल रहा है। ये बीच बीच में तस्वीर हम दिखाते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्टेटमेंट होगा वो आप तक हम ज़रूर पहुँचाएंगे लाइव, लेकिन उससे पहले आना चाहता हूँ विजय शंकर सिंह साहब आपके पास और आपसे ज़रा समझना चाहता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जैसा हमारे दो साथी लगातार कह रहे हैं, बता रहे हैं कि सामने प्रोटेस्ट चल रहा है। कल भी सलीम रिजवी साहब बता ही रहे थे, उसी जगह से जुड़े हुए थे जहां पर प्रोटेस्ट हो रहा था। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने तस्वीरें देख ली, ट्रक में अलग अलग बिलबोर्ड्स, साइन बोर्ड्स आप देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो बाइडेन से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर आपने किस आदमी को बुलाया है, किस डिग्निटरी को बुलाया है, और क्या सब कुछ व्यापार ही है, मानवाधिकार नाम की कोई चीज़ नहीं है क्या, ये सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। और अब इसके बाद जब ज्वाइंट सेशन को संबोधित करेंगे वाशिंगटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो भी उसका भी बायकॉट हो रहा है। तो ये पहली दफ़ा है सिंह साहब, आपके नज़र से समझना चाहता हूँ, शायद आपने भी देखा होगा, मैंने तो अपने लाइफ में नहीं देखा कि इस ढंग का विरोध, जिस विरोध को भारत में हालांकि उस ढंग से दिखाया नहीं जा रहा है, लेकिन हाँ अमेरिका में जो लोग बसे हुए हैं वो तो साफ देख रहे हैं और उनमें से दो साथी तो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। किस रूप में देखा जाए, ये प्रधानमंत्री का अपमान है या भारत का है, और इससे भारत को कैसे सचेत होना चाहिए, चेतना चाहिए? जी राजीव जी, न तो ये भारत का अपमान है न हमारे प्रधानमंत्री जी का अपमान है। यह एक स्वस्थ और परिपक्व लोकतंत्र की पहचान है कि एक तरफ जहां स्टेट अपना काम कर रहा है, एक तरफ दोनों सरकारें जहां अपने तयशुदा एजेंडे पर काम कर रही है, प्रधानमंत्री का स्वागत हो रहा है, और वही सामने देश के अंदर व्याप्त मानवाधिकार और अन्य उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर वहां की सिविल सोसाइटी के लोग उत्तेजित हैं और अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन उन्हें रोका नहीं जा रहा है। उनकी बात सुनी जा रही है, वो आपस में बात कर रहे हैं, उनके ट्रक घूम रहे हैं,
उन्होंने अपने राष्ट्रपति से अपील भी की है कि अब ये सवाल पूछें, क्या हम ये कल्पना कर सकते हैं कि भारत नेवी सिविल सोसाइटी ये लिख के अपने प्रधानमंत्री से कहेंगे कि आपके यहाँ विदेशी अतिथि आ रहे हैं, आप उनसे उनके देश में हो रहे इन अत्याचारों के बारे में पूछें? मैं समझता हूँ शायद नहीं। और अगर यहाँ ऐसी कोई घटना होती, ये जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, ये सबसे पहले उन्हें प्रिवेंटिव अरेस्ट करके कहीं रख दिया जाता या कहीं दूर हटा दिया जाता, या वहाँ छावनी में तब्दील हो जाता ताकि वहाँ कुछ न करें। स्वस्थ और परिपक्व लोकतंत्र की निशानी यही है कि मानवाधिकार के प्रति हम सचेत रहें। और मानवाधिकार का मुद्दा किसी एक राज्य या किसी एक राष्ट्र का नहीं है, यह मुद्दा पूरे देश का मुद्दा है। जब दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद था तो उसको लेकर भारत में भी आवाज उठती थी और लगातार आवाज उठती थी। वियतनाम में भी जब हमला हुआ अमेरिका का लंबे समय तक, उसको लेकर आवाज उठी। अमेरिका में भी ब्लैक लाइव मैटर्स, जिसमें वो एक काले नागरिक का वहां पुलिस ने दबा के गला उसकी हत्या कर दी थी, उसको लेकर भी हमारे आवाज उठी। तो निश्चित रूप से दो देशों के बीच में व्यापार अपनी चीज है, सामानों की खरीदारी अपनी चीज है, डिफेंस की अपनी जगह है, लेकिन हर तरीके से ये जरूरी है कि दोनों देश में जो लोकतंत्र के मूल्य हैं वो बने रहें। निरंजन टाकले जी का शुक्रिया और रिजवी साहब का, जिन्होंने हम लोगों को वहां से ऐसी चीजें दिखाई जो हम शायद कल्पना कर सकते हो या पढ़ के समझते हो, लेकिन ये स्वस्थ लोग की एक निशानी है और लोकतंत्र को इसी प्रकार परिपक्व और स्वस्थ होना चाहिए। मैं इस तस्वीर से यही देखता हूँ। जी, बहुत 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 शुक्रिया। आना चाहता हूँ एक बार फिर से निरंजन टाकले साहब के पास में, और उनको अभी जाना होगा, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि जो प्रोटेस्ट की जगह है पहले ही वो बता चुके हैं, वहाँ इनको पहुँचना है। तो उनसे एक सवाल के बाद फिर रिजवी साहब, और मैं समझ रहा हूँ कि रिजवी साहब को भी ऑन द वे वहाँ तक पहुँचना है, उनको भी जल्दी निकलना होगा। तो इसलिए दोनों के पास जल्दी जल्दी आता हूँ, फिर हमारे तमाम साथी आप लोगों से बात करूँगा। और बहुत महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये अमेरिका यात्रा, और जितना इम्पोर्टेंट उनके नज़रिए से है, क्योंकि एक व्यापार इसमें है, व्यापार तो जुड़ा है ही, लेकिन साथ साथ क्या सच सब कुछ व्यापार होता है? मानवाधिकार नाम की कोई चीज नहीं है क्या? और यही सवाल वहां पूछे जा रहे हैं। क्या इसको, एक बात निरंजन टाकले साहब, यहां हंसी मजाक में ही सही, लेकिन एक बात यह कही जा रही है कि राहुल गांधी ने जाकर के सब कुछ गड़बड़ कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा पर पानी फेर दी राहुल गांधी ने। वहां ट्रक में जो ये लोग, ट्रक के ऊपर जो साइन बोर्ड्स चल रहे हैं, बिलबोर्ड्स दिखाए जा रहे हैं, इसमें कहीं राहुल गांधी तो नहीं बैठे हैं। वो ऐसी बातें, खैर हंसी मजाक में ही सही, लेकिन चूंकि ट्रक की सवारी करके आ रहे हैं राहुल गांधी, किस रूप में राहुल गांधी की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को देखा जाए? निरंजन टाकले साहब, आपका नजरिया इस पे समझना चाहता हूं, क्योंकि राहुल गांधी न प्रधानमंत्री हैं न सांसद हैं, लेकिन उनकी यात्रा हिंदुस्तान में काफी चर्चा में रही है। और उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री का पहुंचना अमेरिका, और इतना ज्यादा विरोध, छोटा मोटा विरोध नहीं, बहुत बड़ा विरोध है, उस हिसाब से कैसे देखा जाए? और क्या भारत के सियासी नजरिए से अगर इसको देखा जाए तो क्या भारत में सियासी परिवर्तन आप देख रहे हैं वहां से? क्योंकि डायस्पोरा के पास बहुत कुछ होता है जो वहाँ, जो हम लोग नहीं देख पाते हैं, वो आप लोग वहाँ बैठे लोग देख लेते हैं। भारत में जो कुछ होने जा रहा है, कैसे देखते हैं आप? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि ये राहुल गांधी की यूएस की जो यात्रा रही, उसकी वजह से ये हो रहा है, ऐसी बात तो नहीं है। क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा के पहले ही ये इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पब्लिश हो गया था। उसके पहले ही ये सारी बातें हो रही थी। राहुल गांधी की यात्रा के बाद मणिपुर का वायलेंस शुरू हुआ, जो अभी 1 महीने से ज़्यादा वहाँ पर हो रहा है। कल नॉर्थ अमेरिकन मणिपुरी ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग शामिल हुए थे, वो खुद कह रहे थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उनके अपने घर जलाए गए हैं वहाँ पर मणिपुर में। तो वो सारी अपनी कहानियां वहां पर बता रहे थे। फार्मर प्रोटेस्ट, जो किसानों का आंदोलन हुआ था भारत में, उसके खिलाफ यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स में, वॉशिंगटन डीसी में, न्यूयॉर्क में बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए थे ट्रैक्टर लेकर। यहाँ पर उस सारे किसान कम्युनिटी के समर्थन में यहाँ पर प्रोटेस्ट हुए थे। तो ये तो पता है यहाँ पर
कि भारत में क्या हो रहा है। और ये जो विरोध है पूरा नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार को हो रहा है यहाँ पर, ये विरोध मैं कहता हूँ कि उन्होंने कमाया हुआ है। आई मीन that is earned, that opposition, those protests are earned by बीजेपी एंड नरेंद्र मोदी। तो उन्होंने उनकी ये कमाई है, उन्होंने इतना विरोध यहाँ पर कमाया हुआ है। 75 कांग्रेसमैन एक साथ मिलकर एक इतना बड़ा विरोध में लेटर लिखते हैं, ये कभी नहीं हुआ है, ये पहली बार हो रहा है। और ये राहुल गांधी की वजह से नहीं, राहुल गांधी की तो यूएस कांग्रेस के लोगों के साथ कोई यहाँ पर मीटिंग नहीं थी, वो यहाँ पर प्रेस से मिले थे। डेफिनेटली नेशनल प्रेस क्लब में ही उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसके पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू की वहाँ पर हुई थी। ये सभी को पता है कि नरेंद्र मोदी 12-13 साल गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उसके बाद अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है। 22 सालों में उन्होंने अपने इस पॉलिटिकल करियर में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस नहीं की है। मैंने गुजरात बहुत करीब से कवर किया था, तो मुझे भी इस बात का पता है कि नरेंद्र मोदी ने एज अ चीफ मिनिस्टर भी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ली, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ली। सवाल लेना ये मतलब उनको मंजूर ही नहीं है। ही डजंट फील दैट ही इज आंसरेबल। तो ये बहुत बड़ी समस्या है और उसकी वजह से भी एक प्रॉब्लम है कि इतना बड़ा विरोध वहाँ यहाँ पर उनका हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि इसका डायरेक्टली असर इंडिया के चुनाव में होगा, भारत के चुनाव में होगा। लेकिन अगर इस विरोध का सही तरीके से आम लोगों को समझ में आए, भारत के आम लोगों को समझ में आए, इतने आसान तरीके से अगर इसको लोगों तक ले जा सके विरोधी जो भी पार्टियां है, चाहे वो कांग्रेस है या बाकी भी है, तो इसका असर डेफिनेटली भारत के चुनाव में होगा। लेकिन ये एज अ डेमोक्रेटिक नेशन ये बहुत शर्म की बात है, क्योंकि अभी तक यूनाइटेड स्टेट्स में किसी भी देश के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट के खिलाफ इतने बड़े स्केल पर विरोध नहीं हुए हैं। 75 कांग्रेसमैन खत लिख रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल सोचना पड़ेगा भारत सरकार को भी। जी, भारत सरकार को भी सोचना होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो सोचना ही चाहिए कि आखिर सर्वे सर्वा आप उस कुर्सी पे बैठे हैं जहां आपकी तरफ देश देख रहा है, और ऐसे में आपसे सवाल न सिर्फ भारत में, भारत के बाहर भी किए जा रहे हैं और आपका विरोध भी हो रहा है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, स्वागत भाषण। पहले जो बाइडेन साहब ने अपनी बात रखी और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रख रहे हैं। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं निरंजन टाकले साहब, आप जुड़े और समझ रहा हूं कि आपको अभी जाना है, लेकिन हम थोड़ा सा देख लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आखिर कह क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, और फिर सीधे आऊँगा सलीम रिजवी साहब आपसे एक सवाल, छोटा सा सवाल, फिर आपको भी अगर जैसा आप कह रहे हैं आपको भी जाना है, आगे बढ़ेंगे, तो जरा सुन लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, सुनिए जरा। से अमेरिका में भारत की शान बढ़ा रहे हैं। आप सब हमारे संबंधों की असली ताकत है। आज आपको दिए गए सम्मान के लिए मैं राष्ट्रपति बाइडेन और डॉक्टर जिल बाइडेन का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उनका जितना धन्यवाद करो उतना कम है। The people of the Indian community are enhancing India's glory in the US through their talent, hard work, and dedication. You are the real strength of our relationship. I thank President Biden and Dr. Jill Biden for the honor you've been given today. I think I can't thank him enough for this. Friends, भारत और अमेरिका दोनों के समाज और व्यवस्थाएं लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है।
दोनों देशों के संविधान, उसके पहले 3 शब्द, और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने अभी जिसका उल्लेख किया, वी द पीपल, हम दोनों देश अपनी विविधता पर गर्व करते हैं। हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय इस मूलभूत सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। The societies and institutions of both India and the US are based on democratic values. The constitutions of both countries begin with the following 3 words: we, the people, as President Biden just mentioned. Both of our countries take pride in their diversity. Both of us believe in the fundamental principle of in the interest of all, for the welfare of all. तो ये चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण अभी, और हिंदी में भाषण दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो रहा है, लंबा चलेगा। और इस बीच आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मणिपुर हिंसा पर बड़ा खुलासा। आज रात 9 बजे देखिए प्रशांत टंडन जी का इंटरव्यू मणिपुर पर, और इसको देखना मत भूलिए। बहुत खास है मणिपुर हिंसा को लेकर के क्या कुछ वहाँ चल रहा है। रात 9 बजे इस इंटरव्यू को हम आपके सामने लेकर आएंगे। प्रशांत टंडन जी इस इंटरव्यू को लेके आएंगे आप सबके बीच। तो एक बार फिर से आना चाहता हूँ पहले सलीम रिजवी साहब के पास में, और फिर डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास आता हूँ। रिजवी साहब, भाषण सुन रहे थे अभी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल, ये बात दोनों जगह दोनों तरफ से कही जा रही है, लेकिन उनके ठीक सामने वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है। वही लोग कर रहे हैं प्रोटेस्ट जिनके लिए ये कह रहे हैं। कैसे देखा जाए, कैसे माना जाए कि जो कह रहे हैं और जो हो रहा है उसमें से कोई एक तो गलत है? या तो प्रोटेस्ट करने वाला गलत है या कहने वाला गलत है, कोई तो होगा। रिजवी साहब जी राजीव जी, आपने बहुत सही पॉइंट आउट किया कि ये वाकई बहुत ही इंटरेस्टिंग ये बैठ के देखने वाली चीज है कि साहब जहां एक तरफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज और माइनॉरिटीज के साथ रवैया और दूसरी चीजें प्रेस फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर, और उन्हीं सब इश्यूज को वो व्हाइट हाउस के जो वेलकमिंग सेरेमनी होती है उसमें ये अंदाज, ये तरीका यही है कि वे पहले प्रेसिडेंट होस्ट जो है वो आके थोड़ा से वेलकमिंग कुछ छोटी सी स्पीच देते हैं, और फिर वो गेस्ट जो है वो भी वेलकमिंग जो शुक्रिया अदा करते हुए एक छोटी सी स्पीच देते हैं। लेकिन उसी में जाहिर है ये सारी चीजें उन्होंने मेंशन की। एक चीज उसमें जो अलग भी लगी कि वो टोन उनका कुछ भाषण टाइप लग रहा था, जैसे रैली को संबोधित कर रहे हो, इशारा उन्हीं को करे जा रहे हैं जो क्राउड खड़ा हुआ है डायस्पोरा का। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है, जो कि मैंने पहले के देखी हुई है, वीडियोस देखे हैं मैंने, जो पहले इसी तरह की स्टेट विजिट होती थी, चाहे वो इंदिरा गांधी को देख लें आप, जवाहरलाल नेहरू साहब को देख लें, खुद मनमोहन सिंह साहब को देखें इससे पहले जो स्टेट विजिट थे। तो ये सब मौकों पे वो बड़ा मेजर्ड एक शुक्रिया अदा करते थे, और एक टोन भी बड़ा मेजर्ड पिच। यहाँ पे वो शायद उनकी खास स्टाइल है मोदी जी की, तो वो चुनावी सा मुझे कुछ लग रहा था। बाकी लोगों को जाहिर है कि कैसा लग रहा होगा, इंटरेस्टिंग टू नो। और दूसरी ये इश्यूज जो उन्होंने उठाए हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है मोदी जी ने जो इश्यूज उठाए हैं राजीव साहब, तो वो देखना ये है कि अब क्या इसके बाद कहते हैं अंदर जाके क्या कुछ और बातें कहेंगे बाइडेन साहब कि भाई हाँ देखिए, यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा मुझे लगता है दिखाया है कि भाई बानगी दी है, एक नमूना दिखाया है कि भाई हम क्या क्या बात कर सकते हैं पीछे। डेमोक्रेटिक वैल्यूज जब उन्होंने मेंशन किया बाइडेन साहब ने अपनी कमेंट में वेलकम करते हुए, तो इसका मतलब है कि वो बता रहे हैं कि भाई अंदर तो फिर डिटेल में कुछ होगी बात। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने की खबर है, और लेंगे 2 ही सवाल, एक अमेरिकन रिपोर्टर से, एक इंडियन रिपोर्टर से। और उसमें जो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वो व्हाइट हाउस का कहना है कि भाई ये बड़ी बात। अब आप जरा इस 2 शब्द पे गौर कीजिए, बड़ी बात है, किस बात पे कही जा रही है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए राजी हो जाने के लिए, ये बड़ी बात। ये बहुत कुछ कहता है, इस पे गौर करना चाहिए सबको कि भाई ये क्यों बड़ी बात है एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को राजी हो जाना प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए।
और व्हाइट हाउस का इस तरह से रिएक्ट करना, दिस इज सिंपली अमेजिंग। मैंने नहीं देखा इससे पहले कभी। दो डेमोक्रेसीज के रिश्तों में और दो डेमोक्रेसीज के जो फंक्शंस हो उसमें इस तरह का कुछ रिएक्शन आ रहा हो, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेके, कोई ऐसी डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज को लेके कहना कि बड़ा रिलीफ फील करना, बड़ा कहना कि साहब बहुत बड़ी बात कर दी उन्होंने, तो इंटरेस्टिंग है। तो अब आगे देखिए, अभी तो है 2 दिन, तो क्या क्या होता है, बड़े इंटरेस्टिंग लम्हे होंगे मुझे लगता है। जी रिजवी साहब, थोड़ा सा और आपका वक्त चाहूँगा। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, देखिए रिजवी साहब जो बात कह रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 सवाल, एक अमेरिकन जर्नलिस्ट से और दूसरा इंडियन जर्नलिस्ट से 2 सवाल लेना बड़ी बात है। आप समझ सकते हैं जो कह रहे हैं यहाँ रिजवी साहब कि दोनों डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और दोनों देश, और उसमें से एक देश का प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 सवाल लेने के लिए राजी हो जाता है, तो बड़ी बात कही जा रही है। यहीं से शुरुआत होती है कि देखिए आपका देश, डेमोक्रेसी जो है, उस डेमोक्रेटिक कंट्री कितना नीचे जा चुका है कि वहां का प्रधानमंत्री 2 सवाल लेने से पहले कितनी बार, और एक बार नहीं कई बार उनसे कहा गया होगा, आर्गुमेंट कई हुए होंगे, शायद कई स्तर पे डिप्लोमेटिकली ये बात की गई होगी कि साहब कम से कम 2 सवाल तो ले लीजिए, 1 सवाल तो ले लीजिए, या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, कुछ 1 सवाल ले लेंगे, फिर 2 पे आके अटके होंगे। तो बहुत कुछ ऐसा हुआ होगा जैसा रिजवी साहब कह रहे हैं। और ऐसे में अब सवाल क्या होगा वो तो हम इंतजार कर रहे हैं जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात की, अभी यहाँ जो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुन रहे थे, वो भाषण अभी चल रहा है, उस भाषण में जिसके मेहमान हैं उसको ना करते हुए, संबोधित करते हुए, वो तो डायस्पोरा को संबोधित कर रहे हैं, जो वहाँ लोग और हैं उनको संबोधित कर रहे हैं। यानी कि अब की बार मोदी सरकार का नारा लगवा के ही आएंगे, ऐसा माना जाए। जी राजीव जी, राजीव जी ऐसा है कि मोदी साहब जहां जाते हैं वो चमत्कार करते हैं। अब आप ये सोचिए, जो आपने सलीम साहब ने बहुत सारी चीजें बताई, बहुत सारी विसंगतियां हमारे सामने मोदी जी की यात्रा की आ गई हैं। अब अगर वो 2 सवाल लेते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो सोचिए कि हम कितनी बड़ी और एक शर्म को झेलेंगे कि खबरें ये आएंगी, हेडिंग ये बनेगी कि भारत के प्रधानमंत्री ने 9 साल में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इससे अच्छा है कि वो अभी तक जो उन्होंने परंपरा जारी करके रखी थी कि किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित नहीं करेंगे, वही जारी रखते तो बेहतर होता। यानी इसे अनप्रेसिडेंटेड कहा जाएगा, अभूतपूर्व। दुनिया में शायद पहला प्रधानमंत्री ऐसा होगा जो 9 सालों के बाद 2 सवाल ले रहा है। यह अलग बात है कि मोदी जी की बहुत चली नहीं, उनकी चॉइस नहीं चली, वरना वो 2 सवाल यही लेते कि क्या मैं आम को चूस के खाता हूं या काट के खाता हूं, और दूसरा इतने 18 घंटे तक मैं कैसे काम कर लेता हूं, ये बताते। दुर्भाग्य से वो अमेरिका की धरती पे है जहां पे सवालों के ऊपर चॉइस नहीं दे सकेंगे वे। और फिर भी अब मुझे ऐसा लगता है कि जो भी 2 सवाल होंगे वो अपने आप में बहुत ज्यादा कठिनाई में डालने वाले होंगे। अब देखने वाली बात यह है, और अमेरिका में जो हमारे साथी वो बता सकेंगे कि वो जो 2 सवाल होंगे क्या उनकी चॉइस के होंगे या बिना बताए, जिसे हम कहते हैं कि अनायासी, या प्रेस वाले अपने आप को ही सवाल पूछेंगे, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि इसके बारे में अब हम बहुत ज्यादा कयास नहीं लगा सकते। दूसरी बात, जिसके बहुत सारी चर्चा तो यहां पर हो चुकी है, मैं 2-3 चीजें इससे थोड़ी सी अलग हट के करना चाहता हूं कि हम भारतीयों के लिए पत्रकार के रूप में मैं या आप सब जितना भी निष्पक्ष होने की हम कोशिश करें, लेकिन भारतीय के रूप में एक शर्मनाक बात ये जरूर है, हम सबके लिए शर्म की बात है कि हमारा प्रधानमंत्री अमेरिका जा रहा है और वहां जाकर उसे या उसके खिलाफ इतने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। देखिए 75 की संख्या भी बड़ी संयोग की बात है कि 75वां आजादी का हम महोत्सव मनाने जा रहे हैं 1.5-2 महीने के बाद, और 75 ही लगभग सांसद जो है वो वहां पर जो है वो बॉयकॉट कर रहे हैं। तीसरी बात, लगभग 75% लोग ये मानते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी की जो स्थिति है वो बहुत चिंताजनक है। एक छोटा सा संयोग है जो मैं आपके सामने लाना चाहता था। अब बात यह है कि वहां पर क्या होने जा रहा है। अभी तक अमेरिका की ओर से ऑफिशियल स्टेटमेंट, जहां तक मेरा ध्यान है, कि नहीं आया है कि लोगों ने जो विरोध किया है मोदी की यात्रा का या मोदी का, उसे लेकर अमेरिकी सरकार का क्या रवैया है।
क्योंकि अमेरिका में बहुत खुला प्रेस है, खुली सरकार है, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि क्या बाइडेन या वहां की जो सरकार है या वहां के जो सांसद हैं क्या मोदी से इस बारे में बात करेंगे कि भाई आपके खिलाफ यहाँ पे जो प्रदर्शन हो रहा है, भारत में जो डेमोक्रेसी की हालत खराब है, धार्मिक स्वतंत्रता की हालत खराब है, मानवाधिकार की हालत खराब है, इसके बारे में क्या सवाल लोगों करेंगे या नहीं करेंगे, अभी तक हमारे सामने स्पष्ट नहीं है। हमारे सामने ये सारी जानकारी जानने के तीन ही रास्ते हो सकते हैं। पहला, कि भारत सरकार को स्टेटमेंट जारी करे। तो मुझे लगता है कुछ समय के बाद जब वहां से अमेरिका से लौट आएंगे मोदी जी, तो शायद हमारे विदेश मंत्री जो है वो जो नाली में जो गेंद चली गई है उसको लाने का काम करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात कि अमेरिका जो है वो कोई स्टेटमेंट जारी करे, वो अभी तक नजर नहीं आ रहा है। और तीसरी जो परंपरा होती है कि विदेश से लौटने के बाद कोई भी प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है और बताता है कि इस यात्रा में क्या उपलब्धियां रही, क्या नहीं रही। तो हम जानते हैं कि वो तीसरा रास्ता जो है वो भी मोदी जी ने बंद कर दिया है। आपको याद होगा कुछ समय पहले वो एक यात्रा पर गए थे और लौटने के बाद वो सीधे सीधे जो है वो किसी भवन निर्माण के ठेकेदार की तरफ जो सेंट्रल विस्टा का निर्माण कहां तक हो गया है ये देखने चले गए थे, बजाय इसके कि वो राष्ट्रपति के पास जाते, जो परंपरा रही है। नेहरू से लेकर अभी तक सारे प्रधानमंत्री इस परंपरा का पालन करते थे, लेकिन मोदी जी मुझे नहीं लगता कि वो हमारी माननीय राष्ट्रपति के पास जाकर इस यात्रा के बारे में कोई रिपोर्ट करेंगे। तो हमारे सामने जानने का कोई रास्ता नहीं है। अब हमारे सामने जो एकमात्र रास्ता रह गया है कि मोदी की जो अभूतपूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, अनप्रेसिडेंटेड, अभी तक जो नहीं हुई थी और शायद इसके बाद होगी भी नहीं, क्योंकि उनके ऊपर कंपल्शन इतना जबरदस्त है। अमेरिका जैसी देश में है वो, जहां पर जो डेमोक्रेटिक है, इसलिए शायद उन्हें कहा, जैसे कि हम सब कह रहे हैं कि उनके ऊपर दबाव गया होगा, बार बार रिक्वेस्ट की गई होगी कि भाई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कीजिए और आपके बारे में जो बातें हो रही है उसके बारे में कुछ स्पष्ट कीजिए। तो इसके बाद भी पता नहीं कोई दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या नहीं करेंगे, हम नहीं जानते। तो वही एक जरिया रह गया है। तो हमको बहुत उत्सुकता से उसका इंतजार करना चाहिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें क्या सवाल उठेंगे, और अगर वो सवाल इन चीजों का जवाब नहीं देने वाले होंगे तो फिर मुझे लगता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो वैसी ही व्यर्थ होगी जैसे कि अमेरिका की यात्रा है मोदी जी की पूरी मैं इस मामले में व्यर्थ मानता हूं कि इसमें हमारे देश की डेमोक्रेसी की सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। और अगर गए होंगे तो एज ए शॉपिंग स्प्री पे गए होंगे, वो क्या खरीदना जा रहे हैं वही हमें देखना होगा। कौन से हथियार आएंगे, कौन सी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी आएगी, क्या आएगा, ये सब हम उत्सुकता से इंतजार। अब मुझे जो बाकी चीजों का इंतजार नहीं है, सिर्फ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है और उन दो सवालों का इंतजार है कि मोदी जी के सामने क्या सवाल पेश होते हैं और उसका वो क्या जवाब देते हैं। जहां तक अंतिम बात कह के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, उनका जो भाषण है, जो उन्होंने कहा कि हम विविधतापूर्ण और वी द पीपल, ये अपने आप में बहुत बड़ा मजाक है। मतलब इसके बाद तो मोदी जी को और कोई बहुत अच्छा सा जोक सुनाना चाहिए। भारत में उन्होंने उस बहुलतावादी कल्चर को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है और केवल बहुसंख्यकवाद को किया है। अब आप देखिए कि भारत में उनका व्यवहार ये है और विदेश में जाके वो किस तरीके से करते हैं बात, तो ये बात भी सामने आएगी। ये जो विसंगति है वो ये सोचते होंगे कि ये बात सामने नहीं आएगी। उनकी इस विसंगतिपूर्ण व्यवहार की चर्चा अमेरिका में भी होगी और भारत में भी होगी कि यहाँ पर उनका व्यवहार कुछ है, उनकी सरकार का व्यवहार कुछ है और वहां पे अपने आप को कुछ पेश करने जा रहे हैं। हाँ, आने वाले अगले साल में जो ये दोनों महानुभाव जो शायद चुनाव को फेस करेंगे, उनके लिए अपनी अपनी छवि चमकाने का एक अंतिम मौका है, ऐसा मुझे लगता है। राजीव जी जी एक बार फिर से रिजवी साहब आपके पास आना चाहता हूं, फिर प्रशांत जी आपके पास आऊंगा। रिजवी साहब, कितना प्रेशर रहा होगा मोदी जी के ऊपर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो सवाल लेने के लिए, क्योंकि डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात भी यहाँ करते हुए नजर आए दोनों। जो बाइडेन ने पहले कहा और जब डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात आती है तो फिर ये सवाल भी आए होंगे कि आप तो 9 साल से प्रेस कॉन्फ्रेंस किए नहीं, अभी हिंदुस्तान में आपकी इसकी चर्चा होती है, अब यहाँ हमारे देश में भी यानी अमेरिका में भी यही बात हो रही है और इतना विरोध हो रहा है, यानी कि एक प्रेशर है क्या जो बाइडेन के ऊपर भी, और दूसरा कि उससे ज़्यादा प्रेशर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर है कि आखिर में भले 2 सवाल हो लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मजबूर होना पड़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ये माना जाए। जी, लगता है कि जाहिर है कि ये प्रेशर में ही ये फैसला किया गया, मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी राजी हुए। ये तो यहाँ तरीका रहा है, इससे पहले जब भी कोई भी डिग्निटरी आता है तो वो ये तरीका है कि भाई आखिरी में वो दोनों प्रेसिडेंट साहब होते हैं होस्ट यूएस के
के और डिग्नेटरी, वो दोनों अपने अपने मुल्कों से या अमेरिकन रिपोर्टर्स भी सब लोग मिलके यूजुअली 2 से 3 या कभी कभी 4 इस तरह हो जाते हैं सवालात एक प्रेसिडेंट से, और डिपेंड भी करता है और ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन ये पिछली 5 विजिट्स की हैं अमेरिका की मोदी साहब ने, कभी ये रहा नहीं, हिस्ट्री नहीं रही। इसलिए ये लोग बहुत प्रेशर के बाद एक्टिव हुए होंगे, व्हाइट हाउस की पूरी टीम जो होस्ट प्ले कर रही है अभी पीएम मोदी को। तो उसके बाद जाहिर है किस तरह तैयार किया वो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी होगी, जो अंदर रहे हों उनसे पता चलेगा, बाद में शायद बाहर आए बात कि कैसे तैयार हुए। लेकिन जाहिर है कि प्रेशर रहा होगा यहाँ पे, जिस तरह का माहौल हो गया है ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेटिक वैल्यूज और प्रेस फ्रीडम को लेके इस विजिट के दौरान इंडिया में जो हालात हैं इन सब मामले में, तो वो सब एक प्रेशर होता है। मीडिया में काफी रिपोर्ट्स छपी हैं, थिंक टैंक के लोग लिख रहे हैं, तमाम हर तरफ ये बात हो रही है। मोदी पलूजा का भी एक लफ्ज दिया गया यहाँ कि ये वीक पूरा मोदी मोदी, तो यही सब बड़ा यहाँ मीडिया में खासी चर्चा है। तो वो लगता यही कि सब प्रेशर से वो उन्होंने कहा कि भाई एक कम से कम ले लें, तो ये एक सवाल एक अमेरिकन होगा और एक इंडियन। तो सवालों का ये है कि वो मुझे नहीं मालूम कि इंडियन किसको चुनेंगे, वो चुनते हैं, वो कहते हैं अच्छा साहब आप अपना सवाल कर लीजिए, आप अपना सवाल कर लीजिए, ऐसे वो चुन लेते हैं जो भी होगा डायस पे। यूजुअली ये होता है कि जो कंट्री का गेस्ट है वो अपनी कंट्री वाले को किसी को कह देता है, और जो होस्ट है वो अपना अमेरिकन रिपोर्टर को कह देते हैं। लेकिन जाहिर है कि अमेरिकन रिपोर्टर को जो कहते हैं तो वो तो एक से एक सख्त सवाल पूछे गए। आप अगर उठा के देखें टेप्स पिछले किसी भी विजिट इस तरह की हो, बड़े सख्त सवाल, तो वो तो क्लास ले लेते हैं पूरी, अमेरिकन रिपोर्टर्स नहीं बख्शते। तो वो तो पता है कि भाई वो अपना सवाल पूछेंगे जिस तरह से भी होते हैं, और वो दोनों से पूछते हैं। जो भी एक अमेरिकन रिपोर्टर उठेगा तो वो एक मोदी साहब से पूछेगा और एक बाइडेन से। अब इंडिया से किसको चुनते हैं मोदी जी, पूरी जो प्रेस टीम है, और वो कैसा सवाल करते हैं ये कहा नहीं जा सकता है। जी, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ रिजवी साहब। मुझे पता है, हम सब जानते हैं कि आपको वाशिंगटन डीसी पहुँचना है, और आप जल्दी पहुँचें, और वहाँ जो कुछ हो रहा है आपकी आंखों देखी हम अपने तमाम दर्शकों तक पहुँचाना चाहते हैं। तो बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपको जुड़ने के लिए। ऑन द वे आप हैं, और जुड़ करके आपने इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपको। आना चाहता हूँ सीधा प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, सवाल पे आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सवाल लेके गया था मैं वहाँ अभी रिजवी साहब के पास, उन्हीं सवालों के साथ कितना प्रेशर रहा होगा। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हम शेयर करते हैं दोनों देश, लेकिन उसी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में तो एक बात ये भी आती है कि आप सवालों का जवाब दीजिए, पत्रकारों के सवाल का जवाब दीजिए। और अब राजी हुए हैं लेकिन 2 सवाल के लिए, और उसके बाहर जहां ये सब कुछ चल रहा है वहां अभी आपने सुन लिया, टाकले साहब बता रहे थे, निरंजन टाकले साहब, कि प्रोटेस्ट हो रहा है। ये प्रोटेस्ट, ये सवाल, और उसके साथ साथ जो हमने वहाँ देखा, न्यूयॉर्क में हम देख रहे हैं, वैसी तस्वीरें अब वाशिंगटन डीसी से भी आ रही हैं। किस रूप में देखा जाए, कैसे देखा जाए इस पूरी यात्रा को? आप जनरल इलेक्ट्रिकल से आप लेके आ रहे हैं, जनरल इलेक्ट्रिक से आप लेकर के आ रहे हैं टेक्नोलॉजी, आप और भी बहुत कुछ कर रहे हैं, सब कुछ अपनी जगह पे है। लेकिन एक जो छवि होती है प्रधानमंत्री की, उस छवि में कितनी गिरावट देखी जाए यहाँ पे? राजीव जी, जो मैं देख रहा हूं और जो मैं महसूस कर रहा हूं यहाँ दिल्ली में बैठकर, नरेंद्र मोदी साहब को जो आदत है अपने इर्द गिर्द एक आडंबर खड़ा करके चलने की, जीवन भर नहीं भूल पाएंगे अमेरिका की इस यात्रा को। कितना खून का घूंट पी रहे होंगे आपको अंदाज नहीं है। आप देखिए कि 75 सांसदों में कौन कौन लोग हैं, किसने किसने स्टैंड लिया है। बर्नी सैंडर्स, जिनकी वजह से जो बाइडेन प्रेसिडेंट हैं, बहुत बड़ा समर्थन युवाओं का और अमेरिका का उनके साथ में है। प्रेसिडेंट की प्राइमरीज में रह चुकी और बहुत रिस्पेक्टेड डेमोक्रेट पार्टी की नेता एलिजाबेथ वॉरेन, वो भी उन 75 सांसदों में हैं जिन्होंने साइन किया है जो बाइडेन को चिट्ठी में। और
एलिजाबेथ वॉरेन का भारतीय कनेक्शन भी है, उनके दामाद भारतीय मूल के हैं। उसके बाद जब हम आप बात कर रहे हैं तो एक और बड़ी घटना वहां हो रही है। CNN आज बराक ओबामा का इंटरव्यू चला रहा है। क्रिस्टीन अमनपोर जो उनकी सेलिब्रेटेड एंकर है, और उसमें वो बात कर रहे हैं कि किस तरीके से डिक्टेटर्स और एंटी डेमोक्रेटिक नेताओं से वो डील करते थे, और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम है। एक पूरा अमेरिका में डेमोक्रेटिक सेटअप इस वक्त नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। उनकी उसी शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज की वजह से जो वो बोल रहे हैं, तो जो कुछ भी भारतीय राजनीति में अब तक हो रहा था, और प्रधानमंत्री मोदी विदेशी दौरों को डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करते गए, आज उसी का स्वाद वो वॉशिंगटन की सड़कों पर व्हाइट हाउस में सुन रहे हैं। जब वो भाषण दे रहे हैं तो उसी के करीब अभी निरंजन भाई बता रहे थे कि ब्लैक लाइव्स मैटर प्लाजा में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि प्रोग्राम खत्म होने से पहले कुछ तस्वीरें वहां की आ जाएं। जी। तो ये जो चल रहा है, इवन उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को बयान देना पड़ा कि हम लेक्चर नहीं दे सकता अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को, लेकिन बात जरूर उठाएंगे डेमोक्रेसी की। तो डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट की बात का एजेंडा टेबल पे है, और इसलिए नरेंद्र मोदी साहब को बाध्य होना पड़ रहा है, डेमोक्रेसी की दुहाई देनी पड़ रही वहां पे खड़े होकर। और अब आप देखिएगा कि किस तरीके से उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो जाते हैं, 2 सवाल उनको लेने हैं, वो 2 सवाल भी कैसे आते हैं। हालांकि ये विदेश मंत्रालय के, दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों की सहमति से आमतौर पर ये सवाल होते हैं, लेकिन मुश्किल घड़ी है मोदी साहब के लिए ये। तो जिस चीज में उनको महारत हासिल थी कि बाहर जाओ और बहुत डंका बज रहा है, तो वो डंका तो इस बार कुछ उल्टा बज गया है, और काफी ज्यादा उल्टा बज गया है। तो ये लग रहा है कि पूरा जो डेमोक्रेटिक सेटअप है वो इस वक्त ह्यूमन राइट और डेमोक्रेसी के सवाल को लेकर बहुत चिंतित है, बहुत सीरियस है। और नरेंद्र मोदी अब की बार ट्रंप सरकार जो उन्होंने कहा था उसकी बड़ी कीमत चुका रहे हैं, और बहुत कुछ उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा अगले 2 दिन जो बचे हैं उनकी यात्रा के लिए। राजीव जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत कुछ बर्दाश्त करना होगा और बहुत कुछ दिखाना होगा। एक अलग चोला पहन करके उनको रहना होगा अगले 2 दिनों तक, जिसमें बाहर टोटली डेमोक्रेसी दिखे। और उसकी शुरुआत उन्होंने कर दी है जब वो इस बात के लिए राज़ी हो गए हैं कि ठीक है 2 सवाल ले लेते हैं। तो यहाँ से उन्होंने शुरुआत की है उस चोले की। आना चाहता हूँ डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास, किस रूप में कैसे आप देखते हैं, इधर हिंदुस्तान में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को हराने के लिए अगले चुनाव में 2024 के चुनाव में बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं। पटना सज चुका है। राहुल गांधी कल 10:45 पर अपने कार्यकर्ताओं को, 10,000 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को सदाकत आश्रम में, जो पटना में कांग्रेस का मुख्यालय है, वहाँ संबोधित करेंगे। और उसके अलावा आज महबूबा मुफ्ती, ममता बनर्जी और तमाम नेता वहाँ पहुँच चुके हैं, कई लोग पहुँचने वाले हैं। और वहाँ से एक नई रणनीति, सियासी रणनीति तैयार होगी 2024 की। ममता बनर्जी आज लालू प्रसाद यादव से मिली, उनके बाद फिर वो नीतीश कुमार से भी मिले हैं। आप जिस राज्य में हैं, मध्य प्रदेश में, वहाँ ज़बरदस्त तैयारी चल रही है विधानसभा चुनाव की। और इन सब से अलग अगर देखा जाए, उधर प्रधानमंत्री की तरफ अगर चलें तो जो प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं
काफ़ी दम है उसमें, बहुत सारी बातें ये बता रहे हैं। और इनसे पहले दो और साथी जो वाशिंगटन डीसी से और न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़े थे, सलीम रिजवी साहब और निरंजन टाकले साहब, वो भी बता रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या हर तरफ से घिर गए हैं, फंस गए हैं, ऐसा माना जाए? अनम्यूट कर लीजिए। ही कर रहे हैं जी। मोदी जी वहां भी चुनाव प्रचार ही कर रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में, अमेरिका के राष्ट्रपति भवन में पहली बार अनिवासी भारतीयों के लिए दरवाजे खोले गए। सैकड़ों की संख्या में लोग राष्ट्रपति भवन में गए। अमेरिकी राष्ट्रपति से बातचीत के पहले उन्होंने भारतीय मूल के लोगों से बातचीत की, जिन्हें मोदी अपना घोषित राजदूत बताते हैं, अपना यानी शायद बीजेपी का या उनका व्यक्तिगत नरेंद्र मोदी का। तो नरेंद्र मोदी वहां प्रचार करने में पीछे नहीं है। यह बात तो नहीं कि उन्होंने हाउडी मोदी की तरह कोई शो नहीं किया, लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति भवन को ही अपने इस शो में शामिल कर दिया। यह उनकी राजनीतिक खूबी है कि उन्होंने उसका उपयोग किया। दूसरी बात यह है कि जो दो सवाल उनसे किए जाएंगे, उन्हें सवालों का जवाब टालने की बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है। तो देखना होगा कि वे किन सवालों का जवाब किस तरह टालते हैं। मुझे नहीं लगता कि सवालों का जवाब वे देंगे और खुलकर देंगे। उन्हें सवालों का जवाब टालना आता है, और अगर सवाल उनके पक्ष में नहीं हुआ तो भी वो उस बात को ऐसे प्रचारित करेंगे कि देखिए हम कितने डेमोक्रेटिक हैं, और बातों का मुंह मोड़ने में उनकी महारत हासिल है। कई बार हम देख चुके हैं जब जब नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए गए हैं, जब कहा गया चौकीदार चोर है, तो उन्होंने पूरे भाजपाइयों को ही चौकीदार बना दिया। तो तरीका उन्हें पता है, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की परीक्षा है, ऐसा मुझे लगता है। राजीव जी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की परीक्षा है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। आना चाहता हूं एक बार फिर से सुनील शुक्ला जी आपके पास। सुनील जी, किस रूप में आप देखते हैं यहाँ से वहाँ तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा में हैं, लेकिन चर्चा अमेरिका में ज़्यादा और उसमें भी उनका विरोध बहुत ज़्यादा। उम्मीद नहीं होगी शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि इतना विरोध झेलना पड़ेगा। अंदर खाने कुछ हलचल तो मची रही होगी कि अमेरिका में, जैसा अभी कह रहे थे प्रशांत टंडन जी भी, कि अमेरिका में और जहाँ हमेशा उनकी वाहवाही होती रही, प्रवासियों के बीच वो नारे लगवाते रहे, लेकिन इस बार जो भीड़ है वो थोड़ी कम दिखाई दे रही है। जो लोग भी दिख रहे हैं वो वही दिख रहे हैं जो हिंदुस्तान से ले जाए गए हैं, चाहे ढोल बजाने वाले या नाचने वाले, ऐसे तमाम आप तस्वीरों को देखिए तो वही दिखते हैं जो यहाँ से अमूमन ले जाए जाते हैं, लेकिन वहाँ के लोग कम दिखाई देते हैं। क्या यहीं से एक डाउनफॉल की शुरुआत हो रही है? क्या ये माना जाए कि अब विदेशों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो जलवा नहीं रहा, या ये माना जाए कि एक ज़बरदस्त विरोध है जो डेमोक्रेटिक वैल्यू के नाम पर भारत जो है वो आगे बढ़ता रहा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ कुछ कहें लेकिन वहाँ गांधी और डेमोक्रेसी दोनों को याद करते रहे हैं, और यही दोनों पीछा कर रहे हैं शायद वहाँ, ये माना जाए। ये विदेशी यात्राओं के दौरान जो इंडियन डायस्पोरा उपस्थित होता है, उसके आधार पर आप ये निष्कर्ष निकालना कि कितने वो पॉपुलर हो कितने नहीं है। कोई भी जितने भी प्रधानमंत्री कार्यक्रम होते हैं वो सब प्रायोजित होते हैं। भारतीय दूतावास लोगों का आमंत्रित करता है, और जिसको भारतीय दूतावास आमंत्रित करता है उसमें शायद कोई लोग जो उसमें मौजूद न होते। यह जरूर है कि इतने बड़े पैमाने पर मोदी जी का विरोध हो रहा है, यह पहली बार। ये इस तरह का विरोध कभी दिखाई नहीं पड़ा। और दूसरी चीज ये कि आप ये एक तरह की ही असुविधा देखिए आप ना, कि आपको बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोलना पड़ा। वहां प्रधानमंत्री जी को बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोलने की आदत, किताब में देख करके लिखा हुआ भाषण पढ़ने की उनकी आदत नहीं है। वह अपने आप को इस रूप में प्रदर्शित ही नहीं करना चाहते कि वो एक्सटेम्पोर नहीं बोल रहे हैं। टेलीप्रॉम्प्टर उनके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन व्हाइट हाउस में वह टेलीप्रॉम्प्टर लगा नहीं और उनको अपना जो लिखित भाषण है वो पढ़ना पड़ा। दूसरी चीज की जो ये बात हो रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसका कोई मतलब नहीं होता है राजीव जी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सही नहीं है। यह केवल दो चुने हुए सवाल होंगे। एक भारतीय पत्रकार कौन होगा इसका अंदाजा बहुत अच्छे से लगा सकते हो, क्या पूछेगा इसका भी अंदाजा आप लगा सकते हैं जी। और जो एक और दोनों के दोनों लोग पहले से ही वो चिन्हित होते हैं कि कौन ये सवाल पूछेगा।
आमतौर पर यूएस जैसा देश जिसमें होता है कि वहाँ के पत्रकारों के साथ ये हो नहीं पाता, लेकिन फिर भी विदेश मंत्रालय के साथ ये होता है कि आप विदेशी मामलों से जुड़े हुए सवाल पूछिए, डोमेस्टिक सवाल मत पूछिए, द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करने वाले सवाल मत पूछिए, तमाम तरह की चीजें वो लोग व्याकरण सिखाने लगते हैं वहां पर। तो वह बहुत यह उम्मीद करना कि कोई इतना बड़ा सवाल आ जाएगा कि हाई स्कूल के विद्यार्थी से एमए का सवाल पूछ लिया जाएगा, ऐसा होता नहीं है। मुझे याद है शर्म शेख में था मिस्र में, और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के बाद मैं नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुस गया था। बोलने नहीं दिया सबों ने हमको, क्या ना, बिल्कुल आप कुछ नहीं बोल सकते हैं, किसको सवाल पूछना क्या सब उनको पता है। ये मैंने बहुत ही ये चीजें प्रायोजित होती हैं, और इसको लेकर के ये इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीपक जी कह रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस माने 2 सवाल पूछे जाए उसको कॉन्फ्रेंस कहा जाए। मतलब ये पूरे के पूरे आयोजन के बारे में जो अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस होते रहे हैं वो उनके प्रति बड़ी टिप्पणी। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है कि आप दोनों लोग आप बैठे और आपने सामने मीडिया मौजूद है और अपना सवाल पूछ रहा है। 2 अगर गिनती के सवाल हो गए तो आप देखिएगा क्या सवाल आएंगे। मतलब आप जो नहीं उम्मीद कर रहे हैं, जो दीपक जी ने कहा कि 18 घंटे में कैसे काम कर लेता हूं, कुछ मिलता जुलता सवाल जो उन्होंने प्रश्न पत्र आउट कर दिया दीपक जी ने, ये स्थिति होती है। कुछ ये होते नहीं। ये जरूर है कि जो प्रशांत जी ने कहा, ये एक अलग तरह का अनुभव रहा होगा प्रधानमंत्री जी के लिए। अब तक जो इनके कार्यक्रम होते, ये कोई जनसभा नहीं है, ये उस तरह की जनसभा नहीं है जिसमें स्थानीय सत्तारूढ़ दल का आपको समर्थन नहीं प्राप्त है, जो पिछले दिनों हुआ था। दूसरी चीज यह है कि आप बहुत ही एक तरह का स्ट्रक्चर्ड या इस तरह की बैठकें होती हैं और बातचीत होती है, मुद्दे होते हैं। लेकिन अगर वहाँ का विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता कहता है कि हम उनको व्याख्यान तो नहीं देंगे, लेकिन लोकतंत्र और मानवाधिकार हमारे विषय हैं जिसको उठाया जाएगा, यही एक बड़ी टिप्पणी है। और इन मुद्दों से अमेरिका अपने आप को वापस नहीं कर सकता। वह ये कह नहीं सकता कि इन मुद्दों पर मौन रहेंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को इन दोनों बिंदुओं का बहुत बड़ा पैरोकार मानता रहा है। दुनिया के तमाम देशों में उसने हस्तक्षेप करने के अपने जो कारण उसने बताए हैं, यही 2 महत्वपूर्ण कारणों को उसने बताया। इन 2, अगर भारतीय डायस्पोरा जो यूएस अमेरिका में रह रहा है, बड़े समय से रह रहा है, उसके इतने संगठनों ने इस सवाल को उठाया है, उनके अपने देश के संसद के दोनों सदनों के सदस्यों ने इसको उठाया है, तो उससे मौन नहीं रह सकते हैं। यह है कि उन सवालों को वो जरूर उठाएंगे। लेकिन यह जरूर है कि उनके पास एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि वो जब हम विदेशी मामलों में जब बात करते हैं हम तो ये चर्चा जरूर उसकी होगी, लेकिन जो संयुक्त वक्तव्य जारी होगा उसमें इसका कितना उल्लेख होगा, मुझे लगता है कि बिल्कुल उल्लेख नहीं होगा। जो संयुक्त संवाददाता सम्मेलन बाद में होगा, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की भले न हो, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ताओं की होगी, उसमें भी ये सवाल नहीं उठाए जाएंगे। जो विभिन्न जो समझौते होंगे, उन समझौतों के बाद जो वक्तव्य जारी किए जाएंगे, मुझे लगता है कि तो किसी भी अप्रिय बात की चर्चा नहीं की जाएगी। यह जरूर है कि जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो डिप्लोमेसी को जानते हैं, डिप्लोमेसी की तमाम पक्षों को जानते हैं, वो इसका मूल्यांकन जरूर करेंगे कि इस यात्रा से भारत को हासिल क्या हुआ। प्रधानमंत्री जी को व्यक्तिगत रूप से तो जो एक जो उनके ऊपर सवाल पैदा किए गए, वो सवाल निश्चित रूप से उनको लंबे समय तक घेरते रहेंगे। अगर भारतीय मूल के लोग बड़ी संख्या में, बड़े संगठन सड़कों पर निकल करके उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया है और उन पर उन्होंने तमाम गवर्नेंस को लेकर के सवाल पैदा किए हैं, भारत में होने वाली गतिविधियों को लेकर उन्होंने कोई विदेश मंत्रालय, विदेश के संबंधों को लेकर कोई सवाल नहीं पैदा किया। एक भी सवाल इससे जुड़े हुए नहीं है। जो सवाल है वो है सब कुछ है कि भारत की सरकार देश में क्या कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो केंद्र की सरकार है वो इस देश में क्या कर रही है, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ कितना खिलवाड़ कर रही है, लोकतांत्रिक संस्थाओं के साथ कितना खिलवाड़ कर रही है, अल्पसंख्यकों के हितों के साथ कितना खिलवाड़ कर रही है, तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं। और इस तरह के मुद्दों की जवाबदेही तय करके यूएस अमेरिकी नागरिकों ने ये निश्चित रूप से इस यात्रा के असर को या प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस यात्रा का जो राजनीतिक लाभ लेने की जो कोशिश रही होगी उनके मन में, उसको धूमिल करने का जरूर प्रयास किया है और बड़े सवाल पैदा किए हैं। और निश्चित रूप से यह आप भारतीय पत्रकार जो वहाँ गए हैं उनको अपने माध्यमों से उसको दिखावें न दिखावें, करें न करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो चीजें यहाँ आ नहीं रही हैं।
टेक्नोलॉजी के जमाने कर सकते हैं कि अगर आप नहीं दिखाएंगे तो चीजें नहीं आएंगी। लोगों के सामने खूब है और निश्चित रूप से यह कई इस यात्रा ने बड़े सवाल छोड़े हैं। बड़े सवाल छोड़े हैं कि आप अपने देश में चलाई जा रही अपनी नीतियों को लेकर के विदेशी मामलों, विदेश की धरती पर आप मौन नहीं रह सकते हैं। आपका नागरिक अगर वहाँ सवाल पैदा करता है तो उन सवालों पर आपको जवाब देना ही देना होगा, और आप जवाब नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो लोकप्रियता है, आपके सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो प्रभावित होती हैं। जी 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 बिल्कुल, उपलब्धियां प्रभावित होती हैं और लोकप्रियता जो है वो प्रभावित होती हैं। जरा जल्दी हमारे दो साथी हैं, दीपक पासपोर्ट जी और विजय शंकर सिंह जी। पहले विजय शंकर सिंह जी आपके पास, फिर दीपक पासपोर्ट जी क्लोजिंग कमेंट के लिए आता हूं। समय खत्म हो रहा है और इसके तुरंत बाद मणिपुर पर एक बड़ा खुलासा ये लेकर आ रहे हैं प्रशांत टंडन जी। उस इंटरव्यू को भी देखेंगे। मणिपुर में आखिर जो आग लगी हुई है, क्यों लगी हुई है और क्या कुछ होने जा रहा है, इसका सियासी असर क्या होगा, तमाम मसलों पे, तमाम सवालों का जवाब खोजने की कोशिश, लेने की कोशिश करेंगे इस इंटरव्यू में प्रशांत टंडन जी। लेकिन दीपक पासपोर्ट जी, क्या माना जाए इसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है जो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, जो अमेरिका में होना है। इसके बाद इजिप्ट भी जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और प्रधानमंत्री बनने के बाद मतलब एज प्राइम मिनिस्टर पहली बार इजिप्ट भी जाएंगे प्राइम मिनिस्टर। लेकिन यहाँ से जो कुछ ढो के लेके जाएंगे, अपने झोले में भर के लेके जाएंगे। झोला इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि वो खुद उन्होंने कहा था कि मैं तो फकीर आदमी हूँ जी, झोला उठाऊंगा और चला जाऊंगा। तो वहाँ से जो झोले में भर के लेके जाएंगे, इजिप्ट में भी तो ये बात आएगी। अमेरिका और इजिप्ट में बहुत फ़र्क तो है, लेकिन ये बात भी है कि आपको यहाँ क्या कुछ मिला और वहाँ आप क्या कुछ लेके जा रहे हैं। यानी डिप्लोमेटिकली, विदेश नीति में अगर हम देखें तो भारत का जो स्तर है वो गिर रहा है, अब ये माना जाए। जी देखिए, मोदी जी से जो सवाल अमेरिका में पूछे जा रहे हैं वो उनका पीछा दुनिया भर में करेंगे, वो चाहे जहां चले जाएं। इजिप्ट वो देश है जिसके साथ मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी गई थी। अब्दुल गमाल नासिर वहां के बहुत बड़े नेता, आज भी नेहरू को वहां पर याद किया जाता है। और जो मार्शल टीटो, नेहरू और अब्दुल गमाल नासिर, इन तीनों ने मिलकर गुट निरपेक्ष जो नीति है उसका पालन किया था, और बल्कि वो आंदोलन ही खड़ा किया था। और अभी भी हमारे यहाँ चाहे नेहरू की उस नीति को भुला दिया गया हो या उसकी अवहेलना होती हो या उसकी आलोचना होती रही हो, इजिप्ट एक ऐसा देश है जहां पर उस वैल्यू को अभी भी कायम रखा गया है। तो निश्चित रूप से वहां पर भी ये सवाल पीछा करेंगे। अब देखिए, अमेरिका में तो दबाव डाल के मोदी जी को कह दिया गया कि आप कम से कम 2 सवाल वाले जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, या खैर मतलब जैसे सुनील जी कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, लेकिन जो भी है प्रेस के साथ मुखातिब होंगे, वहां पर वो सुरक्षित है। वहां पर उन्हें केवल डील करनी है, वहां पर उनको केवल शॉपिंग करनी है और कुछ नहीं करनी है। देखना यह है कि मिस्र जैसे देश से भी क्या वे कुछ खरीद कर लाते हैं। भारत का पैसा देखिए, अमेरिका में भी क्या दे रहे हैं, अमेरिका से वो खरीद रहे हैं। पिछले कई सालों से हम मोदी जी को देख रहे हैं, या तो वो हथियार खरीदते हैं या कोई आउटडेटेड टेक्नोलॉजी खरीदते हैं या अपने मित्रों के लिए वहां पर कोई ठेकेदारी का काम दिलवाते हैं। इसके अलावा उनकी विदेश नीति में और कुछ भी नहीं है। तो इजिप्ट की यात्रा इस दृष्टि से भी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगी देखने के लिए कि कैसे शून्य में भी जो मोदी जी हैं वो कोई क्या चमत्कार अपने लिए पैदा कर सकते हैं। अमेरिका में बहुत सारे भारतीय बसे हैं, अमेरिका का थोड़ा बहुत फायदा वो उठा सकते हैं, लेकिन मिस्र से ऐसा कुछ बहुत उपलब्ध नहीं होगा। अमेरिका के बारे में हम ये देख लें कि अमेरिका में भी जो भारतीय बसे हैं उनका भी व्यवहार बदला है। जिस तरीके से भारत के अंदर मोदी जी की छवि गिर रही है, वो वहां पर उनकी मोदी जी की जो वर्तमान यात्रा है वहां पे भारतीयों का जो व्यवहार है वो आप देखिए। जब पहली बार शायद 2016 में गए थे वो, तो उनके लिए पूरा अमेरिका के जो भारतवंशी हैं वो सब खड़े हो गए थे उनके स्वागत में। आज स्थिति यह है कि वो विरोध में आ गए हैं। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है मोदी जी को देखने का वहां के भारतीयों के द्वारा। तो हमें ये निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि मोदी की छवि जो है, मोदी के सामने दोहरा संकट है। भारत के अंदर तो है ही अपनी छवि को बचाने का, वहां विदेशों में भी है। और अमेरिका की ये जो बातें हैं, जो वहां अमेरिका में जो उनका विरोध हुआ है, ये बातें मैं कह रहा हूं कि केवल मिस्र नहीं, अब पता नहीं 1 साल के अंदर उन्हें और कहां कहां जाना है। मैप उठा के देखना होगा कि कौन कौन से देश बचे हैं जहां पे मोदी जी जो है वो अपना वर्ल्ड टूर कंप्लीट कर लें। आपको याद होगा कि एक किताब आई थी कि
88 दिनों में पूरे विश्व की यात्रा, तो ऐसे ही शायद 9 साल 10 सालों में उनके सामने एक टारगेट है कि पूरे विश्व की यात्रा कर लें। लेकिन ये सवाल उनके पीछे रहेंगे। अमेरिका में अगर ये सवाल नहीं पूछे जाते तो भी दुनिया भर में ये बात फैल चुकी है कि भारत में जो है लोकतंत्र वो बहुत बड़े खतरे में है, यहाँ की धार्मिक आजादी खतरे में है, यहाँ के अल्पसंख्यक खतरे में है। तो हमें ये बिल्कुल कोई ऐसे गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि इजिप्ट से वे अपने सामान्य किस्म की यात्रा पूरी करके लौटेंगे। असली बात यह है कि मोदी जो है पूरी दुनिया भर में अपने खिलाफ बनती हुई जो छवि है उसका संकट झेलेंगे, ये बात तय है। राजीव जी जी, वो संकट तो झेलेंगे और साथ साथ नेहरू जी भी बहुत पीछा कर रहे हैं। यानी आप अमेरिका गए तो नेहरू से तुलना, अब इजिप्ट जाएंगे तो वहाँ भी गुटनिरपेक्षता की बात होगी और वहाँ भी नेहरू से कहीं ना कहीं नेहरू जी जो हैं वो पीछा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अब उनसे कैसे बचेंगे? और गांधी जी तो हर जगह मिल ही जाते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं। विजय शंकर सिंह जी, आपके पास क्लोजिंग कमेंट के लिए आना चाहता हूं, आपसे समझना चाहता हूं कि अब फाइनली जब सवाल का जवाब भी देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उससे पहले कितना प्रेशर अमेरिका के ऊपर है? चलिए, मोदी हैं और इनके नाम पर बहुत सारा विरोध हो रहा है, लेकिन जो बाइडेन के ऊपर कितना प्रेशर देखा जाए, क्योंकि वहाँ चुनाव भी हैं और ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेट्स बिल्कुल आगे हैं, रिपब्लिकन्स पीछा कर रहे हैं काफ़ी तेज़ी से। तो ऐसे में अगर अमेरिकन पॉलिटिक्स को देखा जाए तो बाइडेन साहब कितने, इनके कारण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण कितना ज़्यादा प्रेशर में हैं और फंसे हुए हैं, आपका नज़रिया? मेरे नज़रिए से ये है कि एक तरफ जहां पर आप नरेंद्र मोदी जी को जो बाइडेन के साथ व्हाइट हाउस में स्वागत समारोह में देख रहे हैं और सामने प्रदर्शन हो रहा है, इससे साफ पता लगता है कि अमेरिका में लोकतंत्र की क्या स्थिति है और लोकतंत्र का वहाँ क्या स्वरूप है। यहाँ पर आप भले विपक्षी पार्टियों को ईडी वीडी आदि चीज़ों से डरा धमका दें, उन्हें तोड़ फोड़ लें, आप सिविल सोसाइटी के लोगों को आप जेल भेज दें और सड़क पर कोई ना उतरे, लेकिन वहाँ ऐसा संभव नहीं है जैसा कि मुझे लगता है। अभी अमेरिका से हमारे 2 गेस्ट जुड़े थे, प्रशांत जी इसके जानकार हैं, सुशील जी बाहर की यात्रा कर चुके हैं, वो बेहतर बताएंगे। लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूँ ये है कि जो बाइडेन एक ऐसे दबाव में है, जबकि उनको 75 सांसदों ने लिख के कहा है कि आप पूछिए वहाँ लोकतंत्र की हालत क्या है। और भारत के लोकतंत्र के प्रति पूरी दुनिया में सजगता इसलिए रहती है कि लोकतंत्र, सहिष्णुता, सेकुलरिज्म, ये भारत के वो मूल्य हैं जिनकी वजह से भारत पूरी दुनिया में जाना जाता है। गांधी का नाम ले लीजिए, नेहरू का नाम ले लीजिए, आप उसके बाद अन्य किसी भी नेताओं का नाम लीजिए, हमारा पूरा फ्रीडम मूवमेंट इसी पर रहा है और इसको लेकर पूरी दुनिया में भारत की एक तस्वीर बनी है। और ये तस्वीर आज जो पिछले 9 साल से बन रही है वो इस तस्वीर के बिल्कुल उलट है। यहाँ के जो भारतीय वहाँ जाके बसे हैं, उनके भी घर परिवार के लोग यहाँ होंगे, उनके भी रिश्तेदार होंगे, उनका भी यहाँ से संपर्क होगा, उनको भी यहाँ पर ग्राउंड जीरो चीजें पहुँचती रहती होंगी। बिल्कुल मोदी मीडिया दिखाए न दिखाए अलग बात है, लेकिन आप हैं, यूट्यूब के और भी चैनल हैं, विदेशी चैनल हैं, वो सब चीजें दिखा रहे हैं, तो दुनिया में कोई चीज अब छुपी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जो बाइडेन के दिमाग पर भी, उनकी पार्टी पर भी, उनके लोगों पर भी भारत के संदर्भ में जो सवाल वहां उठ रहे हैं, इसका दबाव उन पर होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो 2 सवाल लेने की बात कही जा रही है, इन 2 सवालों में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी बात होगी। मैं सुनील शुक्ला जी से मैं एग्री करता हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, सिर्फ एक खड़े खड़े हैं, किसी ने 2 सवाल पूछ दिया, आप चले गए, सवाल वो बहुत गंभीर पूछेंगे, आप उसे विषयांतर कर देंगे, हल्के कुछ बोल के निकल जाएंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वो होती है कि आप सामने बैठे, हर प्रेस हो और वो अपनी अपनी बात कहें और वो फिर लाइव दिखाई जाए। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले लोगों की होती रही है। मैंने जवाहरलाल नेहरू जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यूट्यूब पर देखा था, इंग्लैंड में हुई थी। उस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस अब इनके काल में तो देखने को नहीं मिली, लेकिन ये जरूर है कि विदेशी धरती पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये अपना 22 साल का रिकॉर्ड, जैसा कि निरंजन टाकले साहब बता रहे थे कि गुजरात के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जो 22 साल के कार्यकाल में ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि जो कुछ भी अमेरिका में हो रहा है विरोध, ये भारत के मामले, उन मामलों को लेकर हो रहा है जिनसे हम पीड़ित हैं, जिनकी हम यहाँ में सवाल उठाते रहे हैं। और अमेरिका में पहली बार सवाल नहीं उठ रहा है।
पहले भी उठा है, किसान आंदोलन के समय में उठा है, सेलिब्रिटीज के जब ये सिविल सोसाइटी के लोग जेल गए तब भी उठा है, गौरक्षा के तमाम जब तमाशा हो रहा था तब भी उठा है, इसके बाद तब भी सवाल उठा है जब भारत में इलेक्शन के दौरान गुजरात के दंगों की जब बात हुई उसमें भी सवाल उठा है। तो निश्चित रूप से ये सवाल जो बाइडेन साहब के लिए कठिन होंगे, लेकिन अब वो उसका किस तरह से सामना करते हैं, ये दोनों रास्ते पर चलते हैं, जो अपना सामान भी बेच लें और इनको हिदायत भी दे दें, ये बता भी दें, जो भी हो नरेंद्र मोदी जी की यह यात्रा काफी कठिन है और चुनौतियों भरी है। अब वो उससे कैसे निपटते हैं ये वक्त बताएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, एक कठिन है, चुनौतियों भरी यात्रा है और कैसे निपटते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी द्विपक्षीय वार्ता चल रही है दोनों नेताओं के बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच में, और इसके बाद साझा बयान जारी होगा। तो और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो संबोधित करेंगे अमेरिकन कांग्रेस को, दोनों सदनों को, और जिसका विरोध ऑलरेडी पहले से हो रहा है। साझा अभी दोनों के बीच में जो बैठक हो रही है, जब साझा बयान जारी होगा, और उससे पहले अभी उनका विरोध भी हो रहा है उसी व्हाइट हाउस के सामने। तो बहुत कुछ चल रहा है उधर अमेरिका में, और इधर पटना में भी बहुत कुछ चल रहा है, उसकी जानकारी भी हम देंगे। और मणिपुर में पिछले 51 दिनों से, आज 51वां दिन है, 51 दिनों से जो कुछ चल रहा है उस पर बातचीत करेंगे हमारे साथी प्रशांत टंडन जी थोड़ी देर बाद। तो बहुत कुछ है हमारे पास भी देखने, आपको दिखाने के लिए, और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और इस कार्यक्रम को अब समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं विजय शंकर सिंह जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी बहुत धन्यवाद, सुनील शुक्ला जी, प्रशांत टंडन जी और डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, और साथ में दो हमारे साथी दोनों यूएस से जुड़े हुए थे, एक वाशिंगटन डीसी से निरंजन टाकले साहब और दूसरे रास्ते में थे न्यूयॉर्क से वाशिंगटन डीसी के रास्ते में सलीम रिजवी साहब। आप सबको बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थोड़ी देर बाद आप सीधे प्रशांत